बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स की बात कर रहा था। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स की बात नहीं कर रहा था? हो रही थी कोई बात? क्या बात हो रही थी, आप लोग बताएं। प्लेसिबो इफेक्ट की बात की थी मैंने, लेकिन वो तो इफेक्ट है, एक डिजाइन भी है। लेकिन लास्ट टाइम हम बात क्या कर रहे थे? जी देखिए, मैंने बात शुरू की थी फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम से। उसके बाद मैं आया था कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, उसमें मैंने आपसे कहा था एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी या सेमी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होते हैं। मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की कुछ मिसालें दी थी। क्या दी थी? जी बिल्कुल। और क्या बात हुई थी? जी, हमने डबल कंट्रोल डिजाइन की बात की थी। कंट्रोल और डबल कंट्रोल की बात की थी। क्या बात की थी ये पूछ लूंगा तो फंस जाएंगे। बताया था मैंने? नहीं बताया था? कंपैरेटिव डिजाइन की बात की थी हमने? नहीं की थी। अच्छा, डबल कंट्रोल के बारे में बताओ। कंट्रोल डिजाइन क्या होता है? जिसमें हम एक जी कंट्रोल डिजाइन के अंदर हम किसी भी इंटरवेंशन, किसी भी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक ऐसा सैंपल या एक ऐसे रिस्पोंडेंट्स भी तय कर लेते हैं कि जिन पे वो चीज़ अफेक्ट ना करती हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बगैर बारिश के और बारिश के पौधे किस तरह ग्रो करते हैं, तो एक को बारिश में रखेंगे, एक को बारिश से बचा के देखेंगे। यानी एक पौधे को आप बारिश से महफूज रखेंगे और दूसरे को बारिश में रख के देखेंगे। तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं जिसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, लेकिन हम डाटा प्री इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन जमा करते हैं। एक फिलॉसफी ये कहती है जब पहली दफा आप किसी से डाटा जमा कर लेते हैं तो उसके बाद वो सियाना हो जाता है, उसको अंदाजा हो जाता है कि आप उस पर क्या काम कर रहे हैं। अगली दफा उसका जवाब उस तरीके से नहीं आता, तो वो उसको डबल कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं कि पहले कंट्रोल ग्रुप को तो पहली दफा में चेक करते हैं और दूसरे ग्रुप को दूसरी दफा के बाद चेक करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो पहली दफा सवाल पूछने का असरात है वो जाहिर ना हो। यानी एक कंट्रोल ग्रुप पे तो हम और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो पहली दफा सवाल पूछ लिया हमने, दूसरे कंट्रोल ग्रुप को ऐसे ही रहने दिया, पहली दफा कोई सवाल नहीं पूछा, कोई डाटा जमा नहीं किया। दूसरे कंट्रोल ग्रुप से दूसरी दफा के बाद हम जमा करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि सवाल ना पूछने के कितने असरात होते हैं, रिसर्च को ना जानने के नतीजे में और जानने के नतीजे में कितना फर्क पड़ सकता है। वहां डबल कंट्रोल ग्रुप का डिजाइन आता है। क्वासी या सेमी एक्सपेरिमेंटल का किसने पूछा था मुझसे? आप में से कोई था? आई नहीं वो। इसके अलावा एक डिजाइन होता है कंपैरेटिव डिजाइन। कंपैरेटिव डिजाइन, इसमें क्या होता है? बात हम थोड़ी सी कर चुके हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये जानना चाहें कि ओ लेवल के तलबा और मैट्रिक बोर्ड के तलबा में क्या फ़र्क है। आप ओ लेवल के तलबा ओ लेवल की तालीम हासिल कर रहे हैं और मैट्रिक के तलबा मैट्रिक की तालीम हासिल कर रहे हैं, इसमें आपने कोई इंटरवेंशन नहीं की। आपने सिर्फ क्रॉस सेक्शनल जाकर कंपैरेटिव डिज़ाइन के तहत उनका डाटा जमा कर लिया और दोनों को कंपेयर कर लिया। मिसाल के तौर पर आपने एक IQ टेस्ट बनाया और वही IQ टेस्ट आपने जाके ए लेवल के स्टूडेंट से भरवाया और वही IQ टेस्ट जाके आपने मैट्रिक बोर्ड या इंटर के स्टूडेंट से भरवा लिया। अब जो IQ टेस्ट का स्कोर आ रहा है, मिसाल के तौर पर इंटर के स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 70 आ रहा है और ए लेवल के स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 80 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि IQ लेवल में 10% या 10 स्कोर का 10 पॉइंट्स का फर्क होता है कंपैरेटिवली ओ लेवल या ए लेवल के तलबा और मैट्रिक बोर्ड के तलबा। ये है हमारा कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन। ये क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है
लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? ये एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। नहीं समझ रहे? कंपैरेटिव डिजाइन को ये समझें कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करने जा रहे हो, मिसाल के तौर पे मेरे पास आप दो कंपनियों के मार्कर रख दीजिए और मैं उन दोनों से ए लिख के देखूं, एक की रोशनाई बहुत अच्छी है, एक का तासुर बहुत अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी, दूसरा, ये कंपैरेटिव डिजाइन है कि इसमें हम दो चीजों के दरमियान कोई तनासुब या कोई मवाजना करने के बाद तय करते हैं किस चीज के अंदर क्या फर्क क्या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसी क्लास के अंदर दो क्वेश्चनर बनाऊं अपने पूरे कोर्स के बाद, एक मेल से भरवा लूं और एक फीमेल से भरवा लूं, तो ये कंपैरेटिव डिजाइन है कि मैं तय करना चाह रहा हूं कि खवातीन पर क्या असर पड़ा मेरे कोर्स का और मर्दों पर क्या असर पड़ा, किसने ज्यादा पिक किया। इसको कंपेयर करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मैं देखूं कि एमफिल के स्टूडेंट कौन से और पीएचडी के स्टूडेंट्स कौन से हैं, उन दोनों में क्या फर्क है। मैं देखूं मास्टर्स बेस के कौन से, या आर्ट्स के कौन से और साइंसेस के कौन से, इस पे भी कंपेयर कर सकता हूं। तो कंपैरेटिव डिजाइन किसी भी अंदाज में कंपैरिजन का काम करता है। क्लियर है? मैंने आपको प्लेसिबो के बारे में बता दिया था जी, क्या बताया था जी? ठीक है, प्लेसिबो डिजाइन वो होता है कि जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कौन सी प्रोग्राम का, मिसाल के तौर पर पॉलिसीज होती हैं या मेडिकल साइंस के अंदर हम दवाइयां रखते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कौन से असरात सिर्फ नफ्सियाती हैं। एक नया प्रिंसिपल आता है और वो शक्ल से या ये समझ लें कि वो नया है, अभी उसने पॉलिसीज नहीं बनाई है, या कोई नया एडमिनिस्ट्रेटर आया उसने पॉलिसी नहीं बनाई है लेकिन वो सिर्फ आ गया है, तो बाद लोग सिर्फ उसके आने से ठीक हो जाते हैं। इस बात का कतन उससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि उस फर्द की सलाहियत कितनी है। अब मसला है कि लोग किसी के आने से कितना मुतासिर होते हैं और किसकी सलाहियतों से कितना मुतासिर होते हैं, ये प्लेसिबो इफेक्ट के तहत हम अलग से जान सकते हैं कि हम चेक करेंगे कौन से लोग सिर्फ आने के नतीजे में जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, प्लेसिबो से हटके मैं अगर बात करूं थोड़ा सा समझाने के लिए, कि रिसर्च की क्लास लेने के बाद आपने तमाम चीजें मुझसे नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन इस क्लास की वजह से खुद भी कुछ आप लोगों ने शायद पढ़ लिया हो गलती से, तो इसको मैं प्लेसिबो इफेक्ट भी कह सकता हूं, जबकि टेक्निकली ये प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि किसी कोर्स के नतीजे में आप कोई दूसरी चीज खुद ब खुद कर रहे होते हैं और वो कोर्स आउटकम के अंदर आ रही होती है, जबकि वो कोर्स आउटकम नहीं है। अगर हम चीजों को सॉर्ट करके जानना चाहें कि कोर्स कंडक्ट करने के नतीजे में कितना हासिल किया और सिर्फ इस तासुर के नतीजे में कोर्स में शामिल हुआ तो क्या हासिल किया, इस इफेक्ट को अगर हम किसी मेडिकल साइंस के अंदर या सोशल साइंस के अंदर जानने के लिए जब कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो प्लेसिबो डिजाइन होता है। ठीक है? अच्छा, एक होता है क्रॉस ओवर कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्रॉस ओवर कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मिसाल के तौर पर एक दवा इजाद हुई है और उससे पहले उस बीमारी की कोई दवा मौजूद नहीं है। अब मैंने एक कंट्रोल ग्रुप बनाया और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया। यहां पर एक एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो वो कहते हैं कि ये क्यों आप ऐसा करेंगे कि 6 महीने या साल तक दवाई इस्तेमाल करेंगे तो एक ग्रुप को तो दवाई देंगे ही नहीं आप, ये तो अनएथिकल है। यानी आपने क्योंकि कंट्रोल ग्रुप बना लिया और दूसरे को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा, दवाई नहीं है फला बीमारी के लिए, आपने 10-10 पेशेंट रखे जो दोनों सेम बीमारी के हैं, लेकिन आप एक पेशेंट को या 10 के एक ग्रुप को पूरे साल दवाई नहीं खिलाएंगे इसलिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं, वो कहते हैं ये अनएथिकल है। यहां पर हम क्रॉस ओवर कंपैरेटिव डिजाइन इस्तेमाल करते हैं कि 3 या 6 महीने एक को इस्तेमाल करवाते हैं और फिर अगले 6 महीने दूसरों को इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि ये जो एथिकल इशू है रिजॉल्व हो सके कि किसी एक को 1 साल तक दवाई से महरूम रखें और किसी दूसरे को 1 साल तक दवाई देते रहें। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस ओवर कंपैरेटिव डिजाइन। डिजाइन में बार बार बता रहा हूं, देखें आप जब भी रिसर्च प्रपोजल लिखने जाएंगे आपको उस रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्लियरली ये लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है, आपका प्रॉब्लम किस तरह फॉर्मुलेट हुआ है, उसके डायमेंशंस क्या हैं,
आपका रिसर्च डिजाइन क्या है, आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या है, डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट क्या है, डाटा कलेक्शन की टेक्निक क्या है, सैंपलिंग आपने कैसे की है, ये तमाम के तमाम प्रोसेस आपको क्लैरिफाई करने पड़ेंगे। अगर आपके इल्म में नहीं होंगे या आप इनकी जुजियात को नहीं जानते होंगे तो आप अपने आप को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो बाद हालात में सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी डिजाइन काफी होता है और बाद में आपको क्रॉस ओवर कंपैरेटिव करना पड़ता है कि एक दफा इसको फिर एक दफा उसको हम दें। फिर मैंने को बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल के अंदर एक होती है ट्रेंड स्टडीज, बताया था क्या होती है ट्रेंड स्टडीज। ट्रेंड स्टडी के बारे में बताया था आपको, वो तो देखिए मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, मैं इसके बाद एक और ग्रुप पढ़ाता हूं, फिर किसी और ग्रुप को पढ़ाता हूं। मैं कैसा पढ़ाता हूं? अगर आप हर ग्रुप से या मुख्तलिफ वक्तों में होने वाले हर ग्रुप से अगर वो राय लेते रहेंगे तो मेरे 5-6 कोर्सेज के बाद ये बात असरटेन हो जाएगी मैं कैसा पढ़ाता हूं। ठीक है। दूसरा है पैनल स्टडी। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट यही रहे और आप इनको मुख्तलिफ उस्तादों के बाद पास भेजें और फिर तय करवाएंगे कौन सा उस्ताद कैसा पढ़ाता है। यहां रिस्पोंडेंट सेम रहे, ट्रेंड में रिस्पोंडेंट सेम नहीं होते। मिसाल के तौर पे जब मार्केट में कौन सा फैशन चल रहा है, पिछले साल कौन सा फैशन था, उससे अगले साल कौन सा फैशन था, 10 साल पहले कौन सा फैशन था, मैंने ये तय किया कि 18 से 20 साल तक के यूथ से मुझे सर्वे करना है। हर साल मैं ये काम कर रहा हूं। मैं ये तय करना चाहता हूं मिसाल के तौर पे मास कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं कि मीडिया एडवर्टाइजमेंट का फैशन ट्रेंड से क्या ताल्लुक है। अब मैंने हर साल की मीडिया एडवर्टाइजमेंट देखी और उस साल के फैशन ट्रेंड्स देखे। ये मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एज पर रिसर्च बात करूं, मैं ये देखूं कि सन 2015 में गुल अहमद ने कितनी मार्केटिंग की थी, कितने मिनट की कितने सेकंड के इश्तिहारात चलाए थे और मार्केट की सेल में गुल अहमद का कितना पोर्शन था। फिर मैं 2015 में चला जाऊं, फिर देखूंगा गुल अहमद ने कितने मिनट की मार्केटिंग की थी और मार्केट की सेल में उसका क्या रेशियो था। अगर मैं 5-10 साल या 2-3 साल तक ये काम कर लूं मुख्तलिफ इदारों के साथ तो मैं बहुत आराम से मार्केटिंग के नतीजे में सेल ट्रेंड पे बात कर सकता हूं। मैं बहुत आराम से मार्केटिंग के नतीजे में सेल के ट्रेंड्स पे क्या असर पड़ता है इस पे बात कर सकता हूं। ये ट्रेंड है, इसमें मेरा रिस्पोंडेंट सेम नहीं है, इसमें मेरा रिस्पोंडेंट सेम नहीं है। मैं इसको चेंज कर लूं, मैं पैनल बना लूं, मैंने 10, 15, 20, 100 खवातीन सिलेक्ट कर ली और मैंने ये तय किया कि हर साल ये कौन सा डिजाइनर क्लोथ खरीदती हैं और क्यों खरीदती हैं। उन्होंने पहले साल कहा कि हमने इश्तिहार देखने के बाद फैसला किया कि फला ड्रेस खरीदना है। मुमकिन है अगले साल वो ये कहें कि हमारे फ्रेंड ने बताया था हमने इसलिए खरीदा है। मुमकिन है अगले साल जवाब ये हो कि पिछले साल जो हमने इस्तेमाल किया था इतना अच्छा निकला तो हम दोबारा वही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब हमने इश्तिहार नहीं देखा, अब हम एडवर्टाइजमेंट से मुतासिर नहीं हुए, अब हम सेटिस्फाइड कस्टमर की फहरिस्त में आते हैं, हम सिर्फ कस्टमरशिप की वजह से वहां जा रहे हैं। पैनल के नतीजे में आप ये एस्पेक्ट डिस्कवर कर सकते हैं, ट्रेंड के नतीजे में एस्पेक्ट डिस्कवर नहीं कर सकते। तो नेचर ऑफ स्टडी चेंज होती जाएगी और आपका हथियार तब्दील होता चला जाएगा। सूप अगर पीना है तो गहरा चम्मच ले आएंगे, खाना अगर खाना है तो दूसरा चम्मच ले आएंगे और अगर नूडल्स खाने हैं तो आप कोई तीसरी चीज इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे ही नेचर ऑफ प्रॉब्लम चेंज होता गया आपके टूल ऑफ हैंडलिंग दैट प्रॉब्लम चेंज होते रहे। जैसे ही नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम चेंज होगा या मकसद आपका चेंज हो जाएगा तो आप अपने आप को फौरन तय करेंगे कि आपने कौन से रिसर्च या स्टडी डिजाइन के नतीजे में उस चीज को इंटेरोगेट करना है। देखिए बात चीजें आती तो कॉमन सेंस के तहत ही हैं, लेकिन आपको नाम बताना पड़ेगा, आपको उसकी सेंसिबिलिटी को रैशनल तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा दिल जा रहा था कि इसको इस तरह होना चाहिए। साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर हमारा दिल कुछ नहीं चाहता। जो सेट पैटर्न मौजूद हैं, जो सेट ट्रेंड्स मौजूद हैं, हम उनके ही दायरे में रह के अपना काम करते हैं ताकि हम कोई नई चीज इजाद कर लें, इंडक्टिव उसमें हम चले जाएं। अदरवाइज हमको मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि पेन से लिखा जाता है, मुझे पता है कि रोशनाई किस तरह बनती है, लेकिन अगर मुझे पेन चाहिए तो मैं किसी कंपनी का नाम बताऊंगा जिसका पेन मुझे चाहिए, जबकि सारे पेन तो एक ही जैसे हैं, सब में रोशनाई है, सब लिखने का काम करते हैं। तो मैं पेन का नाम क्यों बताता कि मुझे पिकासो ला दो या मुझे डियर ला दो या मुझे कुछ और ला दो, किस वजह से?
ये क्लैरिफाई करती है कि मैंने फला चीज लेनी है, मुझे वही चीज चाहिए, बाकी सारे अज्जा सेम होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पता चल गया कि पेन किस तरह बनाते तो मैं अपना पेन बनाऊंगा, नहीं। हाँ, जब अपना पेन बना लीजिए आप तो लेके आ जाएगा, हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन आप इसलिए पेन ना खरीदे कि मैं अपना पेन बना लूंगा, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। जब रिसर्च करने जा रहे हैं, आपने रिसर्च का प्रोसेस शुरू किया है, तो आपको लाजमन इस बात को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आप किस पैटर्न के साथ रिसर्च करने जा रहे हैं। आपको कोई ना कोई एग्जिस्टिंग डिजाइन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेरा अपना ख्याल है कि 99.9999% हमारे तमाम सिनेरियोज एग्जिस्टिंग एकेडमिक्स के अंदर डील हो जाते हैं। ठीक है। ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड का मैंने लास्ट टाइम सवाल का जवाब दे दिया था आपका, कि ब्लाइंड स्टडी, जो सिंगल ब्लाइंड स्टडी होती है, उसमें रिस्पोंडेंट जो होता है, जिससे आप डाटा जमा कर रहे हो, तो उसको नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। जबकि इसके बारे में बाद लोग ये भी कहते हैं कि एथिकल उसके खिलाफ है, क्योंकि रिसर्च की एथिक्स में आता है कि कंसेंट फॉर्म आपने भरवाना है, उसकी इजाजत लेनी है, उसको बताना है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना है। लेकिन बहुत नेचर ऐसी होती है कि आपके पास ये मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर मुझे मुजरिमों के किसी गैंग के बारे में बात करनी है, मुझे नकल माफिया के किसी गैंग के ऊपर काम करना है, तो कैसे करूंगा? बताऊंगा जाके कि जी आप नकल करवाते हैं, जरा बताइए आपके क्या एहसास। अगर जिस दिन मैंने जाके बता दिया उस दिन तो गया। इसलिए बाज जगह पे आप ब्लाइंड होते हैं और बाज जगह डबल ब्लाइंड होते हैं। डबल ब्लाइंड वो होती है जिसमें रिसर्चर को भी नहीं पता होता और रिस्पोंडेंट को भी नहीं पता होता वो क्या काम कर रहा है। ठीक है। फिर एक स्टडी मैंने आपको बताई थी, कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट होता है खास ग्रुप, एक खास, जी नहीं, अलग है ना। सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड तो नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। लेकिन कंट्रोल ग्रुप तो एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का हिस्सा है कि आपने एक को कंट्रोल किया, दूसरे प्रोग्राम इंटरवेन किया। नॉन एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकता। लेकिन सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है। जो कंट्रोल ग्रुप और नॉन कंट्रोल ग्रुप है, ये टोटल एक्सपेरिमेंटल में होगा। कंट्रोल का मतलब ही यही है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, एक पे कर रहे हैं, एक पे नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मुतबादिल है कि जिसको आपने कंट्रोल किया उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे आप। तो इसलिए ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड दोनों जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। जी, कोहर्ट के बारे में बताया था मैंने आपको। कोहर्ट स्टडीज क्या होती हैं? जी, मिसाल के तौर पर आप ये तय करें कि किसी खास साल में या किसी खास महीने में पैदा होने वाले बच्चों की तालीमी सूरत हाल, ठीक है, किसी खास इलाके में पैदा होने वाले बच्चे, किसी खास बीमारी के साथ पैदा होने वाले बच्चे, या उनका कोई ना कोई डिनोमिनेटर सेम हो। मिसाल के तौर पे आप ये कहेंगे बंगाली स्पीकिंग बच्चे, आप ये कहेंगे पश्तो स्पीकिंग बच्चे, आप ये कहेंगे उर्दू। आप कोई ना कोई कोहर्ट बना रहे हैं, या तो एज के वाइज बना रहे हैं, या उनके डेमोग्राफिक बैकग्राउंड की वजह से बना रहे हैं, या मुमकिन है आप उनकी सोशो इकोनॉमिक सूरत हाल की वजह से बना रहे हो कि वो बच्चे जिनके बाप बेरोजगार हैं। कोई भी कोहर्ट का कोई भी तरीकेकार आप बना लें, उस पर जब स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड कोहर्ट स्टडीज। और बात सूरत हाल के अंदर ये जरूरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे चीफ जस्टिस के बारे में मालूम करना है अदालतों के, तो मैं कुछ खास चीफ जस्टिस के खास दौर में पैदा होने वाले या हल किए जाने वाले केसेस की बात करूंगा कि फला चीफ जस्टिस के दौर में केसेस कितने हल हुए और फला के दौर में। ये कंपैरेटिव डिजाइन में भी आ जाता है। लेकिन अगर मैंने किसी खास साल और किसी खास कोर्ट और किसी खास वकील से जोड़ दिया तो कोर्ट स्टडी के अंदर आ जाता है। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं? नहीं तो पूछें। देखिए डिजाइन तो इसी तरह है, मैं थोड़ा थोड़ा चलूंगा, नहीं तो ये पूरे डिजाइन की अगले 5 क्लासें हो जाएंगी। अच्छा, जब हम क्वालिटेटिव में दाखिल होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मैंने मिसाल दे दी थी आपको कि अच्छा एक चीज और ध्यान में रखें, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि स्टडी कब क्वांटिटेटिव होती है, कब क्वालिटेटिव होती है। 3 बुनियादी एस्पेक्ट होते हैं जो बहुत अहम होते हैं। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ योर एनालिसिस। ये 3 दायरे हैं बेसिक, जहां पे आके स्टडी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड हो जाती है। अगर मैंने डाटा कलेक्ट किया न्यूमेरिक्स में, क्वांटिटेटिव्स में, या डाटा एनालाइज मैंने इस तरह किया कि जिसके अंदर मैंने ग्राफ्स को इस्तेमाल किया, न्यूमेरिक्स को इस्तेमाल किया,
या मैंने डेटा को इंटरप्रेट इस तरीके से किया जिसमें न्यूमेरिक्स और एनालाइजेशन इस्तेमाल हो रही थी। इन 3 जगहों पे अगर मैंने एक ही तरीका इख्तियार किया है तो मेरी स्टडी जो है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव है। और अगर कोई 2 तरीके इख्तियार किए, मिसाल के तौर पर मैंने डेटा जमा तो डिस्क्रिप्टिव किया है, लेकिन उसके बाद एनालाइज करने के लिए, ग्राफ इस्तेमाल करने के लिए मैंने उस डिस्क्रिप्टिव को कोड किया और कोड करने के बाद उसके ग्राफ बनाना शुरू कर दिए। पाई चार्ट बना दिया मैंने, बार चार्ट बना दिया, XYZ कुछ भी कर दिया, जितने स्टैटिस्टिकल टूल थे सारे लगा दिए। तो देखिए डेटा मैंने डिस्क्रिप्टिव जमा किया, उसका एनालिसिस मैंने क्वांटिटेटिव कर लिया। मुमकिन है कि मैं इंटरप्रिटेशन भी डिस्क्रिप्टिव कर दूं, मुमकिन है कि इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव कर दूं। अब ये मिक्स मेथड हो गया। अगर मैंने डेटा जमा करने का तरीकेकार, उसको एनालाइज करने का तरीकेकार और उसको इंटरप्रेट करने का तरीकेकार एक जैसा है तो आइदर क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। अगर वो डिस्क्रिप्टिव है तो क्वालिटेटिव है, अगर वो न्यूमेरिक्स में है तो क्वांटिटेटिव है। और किसी जगह कुछ और किसी जगह कुछ इस्तेमाल किया है, ये भी मुमकिन है कि आप जब डेटा को इंटरप्रेट करने जाएं तो पार्शियली क्वांटिटेटिव और पार्शियली डिस्क्रिप्टिव हो। कुछ हिस्से में आप न्यूमेरिक्स से बयान कर रहे हैं और कुछ हिस्से के अंदर आप तफसीलन बयान कर रहे हो। और ये दोनों चीजें मुमकिन होती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं और दोनों चीजें हो रही हैं। पैमाना, मिसाल के तौर पर क्रिकेट के मैदान में एक स्कोर कार्ड लिए एक बंदा बैठा हुआ होता है। स्कोर कार्ड या स्कोर का जो पेज होता है ये पहले से प्रिंट होता है, क्योंकि उन्होंने जिन जिन वेरिएबल्स को चेक करना है वो सारे उन्हें मालूम है। अब उन्होंने लिख लिया कि 1 रन है, ये 2 रन है, ये वाइड है, ये नो है, ये आउट है, ये बोल्ड है, ये कैच है, सब पता है, सब लिखा हुआ है। विकेट टेकर कौन सा है, कैच पकड़ने वाला कौन सा है, अंपायर कौन सा है, ओवर कौन सा है, बॉल कौन सी है, हर चीज न्यूमेरिक्स में आ सकती है। लेकिन कोच साहब बैठे हैं जो खिलाड़ी का जायजा लेना चाह रहे हैं, वो कौन सी शीट बना के बैठे जी? लाजमन वो क्वालिटेटिव अंदाज में जायजा लेंगे। मुमकिन है कि एक खिलाड़ी स्कोर बोर्ड पे तो 100 रन बना चुका हो, लेकिन कोच ने तय किया उसको अगले मैच में नहीं खिलाना, 5 तो उसने चांसेस नहीं है कम वक्त में। अब ये न्यूमेरिक्स में नहीं आ सकता डाटा, स्कोर बोर्ड में तो ये आएगा कि आउट हुआ कि नहीं हुआ, वहां ये आएगा कि 5 दफा आउट होते होते बचा है या इसने 4 लोगों को रन आउट कराया है, नहीं आ सकता। बास खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो जाते हैं, खुद रन आउट नहीं होते लेकिन 4 लोगों को रन आउट कराते हैं, लेकिन किसी स्कोर शीट में लिखा होता है कि किस खिलाड़ी ने किसको रन आउट कराया है। पेयर का नाम तो लिखा होगा लेकिन किसकी गलती थी ये नहीं लिखा होगा, ये उसकी लिमिटेशंस है। अब मसला है कि मुझे एनालिसिस क्या करना है। मैं अगर स्कोर कीपर हूं तो मुझे इस बात की कोई जरूरत नहीं कि मुझे कोई क्वालिटेटिव इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं अगर कोच हूं और मुझे खिलाड़ियों की पूरी रिपोर्ट बनानी है तो मैं कैसे क्वांटिटेटिव से तय करूंगा जिस खिलाड़ी की सेंचुरी है इसमें इसकी परफॉर्मेंस थी कि बॉलर खराब थे, नहीं पता मुझे। एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है जो 15 रन पे आउट हुआ लेकिन वो बहुत बेहतरीन बॉल पे आउट हो गया, और एक बहुत ही बोगस खिलाड़ी था 100 रन बना चुका है लेकिन वो उसको बॉलर ही सारे के सारे आड़ू मिले, बेचारा आउट ही नहीं हो रहा उनसे। अब ये कैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं आप? इसी तरह आप एकेडमिक्स के अंदर चले जाएं कि बाज बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल नीड्स के होते हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड पे जांच सकते हैं आप। रिपोर्ट कार्ड तो एक क्वांटिटेटिव पैमाना है। अब इसमें भी आपने देखा होगा कि बाज स्कूल क्वांटिटेटिव पे हैं, बाज क्वालिटेटिव पे हैं, बाज मिक्स मेथड पे हैं, कि बाज कमेंट्स देते हैं कि आपका बच्चा इसमें स्ट्रांग है, इसमें वीक है, इसमें इसको इंप्रूवमेंट चाहिए, इसमें ये सब कहते हैं। बाज कहते हैं जी 100 में से 80, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। बाज कहते हैं 100 में से 70, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बाज इदारों के अंदर रिजल्ट के अंदर रिमार्क्स लिखे होते हैं, बाज के अंदर सिर्फ नंबर और परसेंटेज लिखी होती हैं और बाज में दोनों लिखे हुए होते हैं। तो किसी भी डाटा को या किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के दोनों तरीके हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या बोथ। नेचर ऑफ प्रॉब्लम बताता है कि किस तरीके से आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। आपने दुनिया में हर तरीका इस्तेमाल किया है, आपने क्वांटिटेटिव भी इस्तेमाल किया है, क्वालिटेटिव भी इस्तेमाल किया है और मिक्स मेथड भी इस्तेमाल किया है कि दोनों तरीके आप इस्तेमाल करके चीजों को क्लियरिफाई कर सकें। मिसाल के तौर पर दुनिया भर के जितने क्वांटिटेटिव पैमाने रहे हैं माजी के अंदर, दुनिया के सारे बड़े नाम उसमें नाकाम साबित हुए। अपने अपने स्कूलों के ड्रॉप आउट्स हैं या अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट्स हैं। जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं जिन्होंने कोई याद, एडिसन भी शायद ड्रॉप आउट था मेरा ख्याल में, स्टीव जॉब्स के बारे में ये कहते हैं, या बिल गेट्स के किसके बारे में कहते हैं, सारे के सारे रूटीन की तालीमी निज़ाम के अंदर परफॉर्म नहीं करते थे उस तरीके से, आउटस्टैंडिंग नहीं थे। इसलिए कि रूटीन का तालीमी निज़ाम रूटीन की चीजें जांच सकता है,
वो आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट को जांचने का अपने अंदर पैमाना ही नहीं रखता। वो नोन वेरिएबल्स को जानता है कि नंबर क्या होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कौन से होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होती है, कॉमास क्या होते हैं, ब्रैकेट ओपन्स क्या होते हैं, सारी चीजें, पंक्चुएशन, ये हर चीज वो है। एक आदमी है जो इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाए, लेकिन मुमकिन है बहुत अच्छा शायर हो और बहुत अच्छे मजमून लिखता हो। किसी भी लैंग्वेज का जो मेयार है वो अदब है। अगर कोई शख्स अदब क्रिएट कर सकता है, आप उसे लैंग्वेज में फेल कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप करते हैं, इसलिए कि आपके पैमाने बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन क्या कोई अदीब और शायर अपनी यूनिवर्सिटी में क्या टॉपर रहा है? जिसकी किताबें निसाब का हिस्सा है वो उन क्लासों में अव्वल नहीं आता रहा। जिन लोगों की किताबें आप लोगों के निसाब का हिस्सा है वो अपने स्कूलों के टॉपर्स नहीं है, अपनी यूनिवर्सिटियों के टॉपर्स नहीं है। उनकी यूनिवर्सिटियां उनको टॉपर्स क्यों नहीं बना सकी, जबकि आज तो वो इस काबिल है कि उनकी किताबें पढ़ाई जाए? इसलिए कि उस वक्त के पैमाने वो उन एरियाज, उन एस्पेक्ट, अननोन वेरिएबल को नहीं जान सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारे पास नेचर ऑफ सिचुएशन अननोन हो तो हम क्वालिटेटिव मेथड में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए जब किसी फर्द के बारे में आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं तो साइकियाट्रिस्ट जो है वो उसके बारे में अननोन चीजें जानना चाहता है। इसलिए उसका जो क्वेश्चनायर होता है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, टोटली स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। इसलिए कि हर पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर एक के हालात डिफरेंट है, उसका एज, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसके सोशियोइकोनॉमिक कंडीशन, उसका मेंटल स्टेटस, हर चीज डिफरेंट है। आप कैसे पहले तय करेंगे कि 1 रन बनेंगे कि 2 रन बनेंगे कि चौका है छक्का है? ये तो क्रिकेट में हो सकता है ना कि आधा रन लेके छोड़ दिया तो कोई काउंट फॉर ही नहीं है। रन जैसे ही 1 इंच आगे बढ़ के बैट चला गया तो रन हो गया, वहां से अब रन काउंट हो सकता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्वालिटेटिव पैमाना वो है, वो ये बता सकता है कि इस आदमी ने रन बनाए तो 15 हैं लेकिन खेला बहुत अच्छा है, इसने रन बनाए तो 50 है लेकिन इस काबिल नहीं कि अगले मैच में इसको मौका दिया जाए। क्वालिटेटिव में जो सबसे ज्यादा तरीका इस्तेमाल होता है वो केस स्टडी है। लेकिन यहां भी वही चीज है कि केस स्टडी क्वांटिटेटिव में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप अपने केस के तमाम जायजा जो है न्यूमेरिक्स में डेवलप कर लें या उनको डिकोड कर दें या कोड कर दें न्यूमेरिक्स के अंदर। केस स्टडी क्या होता है? बाज वाकयात इतने अलहदा नौइयत के होते हैं कि आप उनके बारे में कोई जर्नल पैटर्न सेट ही नहीं कर सकते, इसलिए कि आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, क्या नाम था उसका, जिसका इंतकाल हो गया, आरफा करीम। आरफा करीम जो है उसने इतना एक्सेल कैसे कर लिया? अब मैं इसके पहले से कोई सेट क्राइटेरिया बना सकता हूं? मैं तो उसके बारे में जानता ही नहीं, मुझे पता इस तरह चला कि उसने माइक्रोसॉफ्ट के फला इम्तिहान को पास कर लिया है तो मैं जाना उसके बारे में। अब मैं कैसे कोई पहले से सेट डाटा बना के चला जाऊं? तो मैं जाऊंगा उसके घर पर और उसके तमाम हालात जानने की कोशिश करूंगा। कहाँ पढ़ती रही, कैसे पढ़ती रही, वालिद क्या करते थे, वालदा क्या करती थी, घर का क्या माहौल है, तालीमी इदारा कौन सा है, भाई भाई कितने टैलेंटेड है, फला फला। जिसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि ये आरफा करीम क्यों बन गई, मुझे एक्सप्लोर करना है। वाले साहब बताएंगे नहीं ये बचपन से ही बहुत तेज थी, मुमकिन है वाले साहब बताएं इसका फला ट्यूटर था जिसने उसको इस तरह पॉलिश कर दिया है, मुमकिन है वाले साहब बताएं कि हमारे खानदान के सारे बच्चे इतने तेज रहे, ये खास सिम्त में निकल गए तो इसलिए इतना आगे चली गए। अब मसला है कि मैं पहले से क्या तय कर लूं, मुमकिन है मेरे लिए? नहीं मुमकिन। तो जब इस तरह की नेचर ऑफ स्टडी आ जाए तो मैं खुद ब खुद केस स्टडी मोड में चला जाता हूं। और अगर डाटा मैं डिस्क्रिप्टिव जमा कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव एनालाइज कर रहा हूं और डिस्क्रिप्टिव उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं तो मैं मुकम्मल क्वालिटेटिव रहूंगा। लेकिन केस स्टडी में मैंने डाटा तो डिस्क्रिप्टिव जमा किया, उसको कोड करना शुरू कर दिया। अच्छा, केस स्टडी में लाजमी नहीं कि एक फर्द, मुमकिन है कि एक नौइयत के 10-15 लोग हो, 100-50 लोग हो, किसी एक स्कूल का रिजल्ट टोटल फेल आ जाए, बेहतरीन रिजल्ट आ जाए। अब वो एक स्कूल आपकी केस स्टडी बन सकता है, अब वो एक स्कूल आपकी केस स्टडी बन सकता है। अब आप जाके तय करेंगे उन्हें क्या क्या है, बच्चे कितने हैं, उस्ताजा कितने हैं, मैनेजमेंट किसके पास है, मोहल्ले के लोगों का क्या किरदार है। अब वो केस स्टडी आपको बताएगी कि उस स्कूल में क्या वजह ऐसी रही कि उस स्कूल ने टॉप कर लिया या उसमें A1 ग्रेड बहुत ज्यादा आ गए। जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो मुमकिन है कि आपने जब 15-20 बच्चों या 15-20 असातिज़ा का कोई डाटा जमा कर लिया, आप उसको कोड करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर आप ये तय कर लें कि असातिज़ा की मेहनत को घंटों से जोड़ लीजिए, बच्चों की परफॉर्मेंस को उनके वालिदैन की किसी माली या उनकी ट्यूशन या किसी और चीज से जोड़ लीजिए। जब आप न्यूमेरिक्स में जाना शुरू कर देंगे डाटा को लेके तो खुद ब खुद आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव और अगर डिस्क्रिप्टिव में जमा किया था तो मिक्स होती चली जाएगी, मिक्स कहलाएगी। डिस्क्रिप्टिव में जमा किया
फिर आपने उसको एनालाइज करने के लिए कोड कर लिया, इंटरप्रेट कुछ भी कर लें, आइदर क्वालिटेटिव कर लें आइदर क्वांटिटेटिव कर लें, वो मिक्स मेथड कहलाएगा। क्लियर है? शरबत और पानी में क्या फर्क है? अच्छा, ऐसा ही है। एक और चीज आ गई, लेकिन जैसे ही आपने उसमें कोई रंग मिला दिया, अब वो सादा पानी नहीं रहा। मुमकिन है कोई आदमी का इसमें चीनी नहीं इसलिए शरबत नहीं है, लाल रंग का पानी है, लाल रंग का पानी आ गया। आप चीनी डाल दें, शरबत बन गया। ठीक है? आप उसके अंदर कोई और चीज शुरू कर दें, चूल्हे पे चढ़ा दें और पत्ती डाल दें, मुमकिन है चाय बन जाए, कहवा बन जाए। दूध डाल दें, चाय बन जाएगी। दूध ना डालें, कहवा रहेगा। और पत्ती निकाल के गर्म कर दें तो गर्म पानी कहलाएगा, गरारा करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। नमक डाल के आप उससे कर लें तो एक ही चीज के अंदर आप चीजें ऐड करते रहते हैं और वो अपने नाम और शक्ल तब्दील करती रहती है। बाद दफा शक्ल तब्दील नहीं करती, सिर्फ नाम तब्दील कर लेती है। शरबत भी लिक्विड है, प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है और बेरंग का भी हो सकता है, रंग होना लाजमी नहीं है। लेकिन पानी नहीं रहेगा। आपने अगर डाटा जमा, इंटरप्रेट, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एक ही अंदाज में की तो वो कोई एक स्टडी होगी। अगर अंदाज बदल गए, मिक्स हो गए, तो वो मिक्स स्टडी हो जाएगी। ठीक है? केस स्टडी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्वालिटेटिव के अंदर, लेकिन अगर डाटा जमा करना शुरू कर देंगे किसी और अंदाज में तो ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है क्वालिटेटिव में, जिसको बहुत अहम समझा जाता है, वो है ओरल हिस्ट्री। मिसाल के तौर पर मैं क्या मैं पाकिस्तान के वक्त के कुछ बुजुर्गों को पकड़ूं जो बुजुर्ग हैं और उनसे पूछूं कि उस वक्त क्या हुआ था, सियासी हालात क्या थे, आप लोगों के माशी हालात क्या थे, रास्ते में क्या मुश्किलात थी। ये तमाम की तमाम चीजें ओरल हिस्ट्री में हैं। जब आदमी अपने माजी के कुछ वाकयात अपनी यादाश्त के जरिए आपको बता रहा हो, बाज वाकयात होने के बाद रिसर्चर को एहसास होता है कि इनको जमा कर लेना चाहिए या इन पे कुछ जान लेना चाहिए, तो आपको इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि ओरल हिस्ट्रीज की बुनियाद पे काम, क्योंकि अब आप कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वहां खैर के ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए कि वाकया माजी का है। आपको अंदाजा हुआ कि इसके बारे में जानना चाहिए, किसी वजह से जरूरत पेश आ गई, अब आप क्या करेंगे? ओरल हिस्ट्री जमा करेंगे। यहां भी वही चीज ध्यान में रखिएगा, अगर मैंने 15-20 लोगों की ओरल हिस्ट्री जमा करनी है, लेकिन मैंने कोई चीज पहले प्री डिटरमिन की हुई है। मैंने ये तय करना था कि क्या मैं पाकिस्तान में जब लोगों ने हिजरत की तो उनके ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा। ठीक है? अगर मैंने फाइनेंशियल बर्डन तय किया हुआ था और उसके लिहाज से डाटा जमा करना था, न्यूमेरिक्स हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ जानना चाह रहा था कि होता क्या है, हुआ क्या था, मुझे पता ही नहीं, एक्सप्लोर करना है, आप बताते जाए, मैं लिखता चला जाऊंगा, तो ये ओरल हिस्ट्री और क्वालिटेटिव रहेगी। ठीक है? इसके बाद फोकस ग्रुप, पता है आप लोगों को? नहीं पता? फोकस ग्रुप भी क्वालिटेटिव में इस्तेमाल होता है कि हम बाज दफा एक ही तरह के मुख्तलिफ लोगों को जमा करके, मिसाल के तौर पे मैं सरकारी तालीमी इदारों के अंदर सेकेंडरी लेवल के टीचर्स के बारे में जानना चाहता हूं, तो मैंने ये तय किया कि कराची के अंदर 500 सेकेंडरी लेवल के टीचर्स हैं। मैंने कहा इनमें से 15 सीनियर्स हैं या 15 बड़े स्कूलों के सेकेंडरी टीचर्स को ले आओ, सैम्पलिंग के तहत मैंने एक तय कर लिया। अब मैं उनको लेके बैठ गया और जो सवालात मैंने स्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड बनाए हुए थे या बिल्कुल ओपन बैठा हुआ था, मैंने कहा जी बताइए आपके मसाइल क्या क्या हैं और किस वजह से आप समझते हैं कि तालीमी निज़ाम गिर गया है, ख़राब हो गया है, ये कैसे बेहतर हो सकता है, कौन सी सियासी गवर्नमेंट और कौन सी सियासी पॉलिसियों को आप समझते हैं कि निज़ाम ख़राब करने का सबब बनी है, सियासी मदाखलत कितनी होती है, लोगों के रुझानात का क्या मसला है, सरकारी अफसरान क्या करते हैं, आपके वसाइल का क्या मसला है, फाइनेंसिस का क्या मसला है, बच्चों का इनपुट कैसा है। अगर मैं तमाम चीज़ें ओरल मालूम कर रहा हूँ, आपसे लिखता चला जा रहा हूँ और सब लोगों से मालूम कर रहा हूँ, एक जगह मैंने सबको बुला लिया, ये फोकस ग्रुप कहलाता है। ये कब होता है? मेरे पास टाइम कम है, बहुत जल्दी कोई काम करना है, बहुत जल्दी कोई रिपोर्ट बनानी है, मैं नहीं जा सकता रिस्पोंडेंट्स के पास। मुमकिन है कि मैं किसी ऐसे फिनोमेना पे काम करने जा रहा हूं कि दुनिया में सिर्फ 5 ही लोग उसके एक्सपर्ट हैं और एक कनाडा में रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक अमेरिका में रहता है, एक पाकिस्तान में रहता है और एक इंडिया में रहता है। अब मेरे पास तो जो रिसर्चर, जो मेरे जो गाइड है, उन्होंने मुझे 2 रुपये भी नहीं दिए कि मैं जाके किसी अमेरिका वाले से मिल लूँ। मैंने कहा ठीक है, हम आपको सबको स्काइप पे लेता हूँ। एक तरीका इंटरव्यू का है कि मैंने सबसे डायरेक्ट इंटरव्यू कर लिया, अलग अलग स्काइप के जरिए, टेलीफोन के जरिए, ऑनलाइन सर्वे कर लिया, कुछ भी कर लिया। दूसरा तरीका है कि मैंने उन सबको एक साथ स्काइप पे ले लिया या किसी और फोरम पे ले लिया और मैंने उनसे डिस्कशन शुरू कर दिया। ये कब जरूरी होता है? जब बाज दफा मेरा ख्याल होता है कि राय, दलील
और उसकी जवाबी दलील भी चाहिए, क्योंकि मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूं। आपने कहा, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपने कहा कि हमारे यहाँ मसला सियासी मुदाखलत का है। दूसरा बैठा था इंस्पेक्टर, उसने कहा सर सियासी मुदाखलत का पिछली भर्तियां तो हमने खुद की थी। मतलब ये काउंटर डिस्कशन के नतीजे में वास्ट चीजें ज्यादा क्लियर होकर आती हैं, आर्गुमेंट जो है वो वहां पे रिफॉर्म हो जाता है फोकस ग्रुप के अंदर, या कम वक्त में ज्यादा मालूमात एक जगह पे आप हासिल कर लेते हैं। ये भी डाटा जमा करने के तरीकेकार के मुताबिक क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकती है। फिर एक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जी पता है ना, ये आप लोगों को नहीं पता? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन क्या होती है? मुशाहिदा, ऐसा ही है ना? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जी नॉन पार्टिसिपेंट में यहाँ बैठ के नोट करें कि आप लोग मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ, आप लोग किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह आप सवाल के जवाब दे रहे हैं। पार्टिसिपेंट में ये है कि आपको भी ना पता हो कि जो आपके दरमियान एक फर्द है वो हमारा एजेंट है। ठीक है, अच्छा जो हमारा मेन खाका था, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन आपको समझ आ गया कितने सारे होते हैं? आपने अपने रिसर्च डिजाइन को कॉन्सेप्चुअलाइज करना है। किस तरह करेंगे आप? किस तरह करेंगे आप? कुछ सवालात हैं या कुछ चीजें जो सुन लें। पहली चीज ये है कि इज द डिजाइन दैट यू प्रपोज टू अडॉप्ट टू कंडक्ट योर स्टडी क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सपेरिमेंटल और कंपैरेटिव इन नेचर। आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक जो डिजाइन आपके जहन में वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडनल है या कंपैरेटिव स्टडी है। ये तमाम डिजाइन की बुनियाद पर आप तय करेंगे, ये आप लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको बताना है कि आपने डिजाइन क्यों लिया है, मैं क्रॉस सेक्शनल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। एक ऐसा फिनोमिना जो लॉन्ग रन फिनोमिना है। मिसाल के तौर पर मुझे एक उस्ताद की परफॉर्मेंस जांचनी है। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी करूं तो मुमकिन है कि उस्ताद की उस दिन की परफॉर्मेंस खराब हो, वो बहुत अच्छा उस्ताद हो। ऐसा ही है ना, उस दिन घर में कोई मसला हो, उस दिन प्लानिंग ना करके आया हो, प्लानिंग की कॉपी घर भूल के आ गया हो, किसी बच्चे ने सुबह बदतमीजी कर दी हो, रास्ते में आते हुए टायर बस्ट हो गया हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो, मैं कहूं यार आपने एक ही दिन के नतीजे में कैसे तय कर लिया कि उस्ताद सही है कि गलत है। आपको अपने स्टडी के डिजाइन को जस्टिफाई करना है कि व्हाई यू आर गोइंग फॉर दिस डिजाइन। बाज जगह फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, बाज दफा टाइम कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, बाज दफा फिलोसफिकल कंस्ट्रेंट आ जाते हैं कि हम इसमें दूसरी दफा मालूम ही नहीं कर सकते। इतना पर्सनल मैटर है कि हमें कोई एक दफा बता दे यही बड़ी बात है, दूसरी दफा कैसे बताएगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये डिजाइन आपने तय करना है कौन सा होगा, और फिर आपने ये बताना है कि क्यों होगा। ठीक है, फिर आपको उस डिजाइन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताना है। देखिए, जानना या बताना क्यों जरूरी है अपने आप को, कि सबसे पहले मैंने आपको बार बार हर क्लास में कहता हूं कि जब भी आप अपनी रिसर्च को कहीं लेके जाते हैं तो वो उसको ठोक भिजा के चेक करता है कि आपने फला डिजाइन क्यों इख्तियार किया। अगर आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं मालूम, उसके नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स नहीं मालूम, उसकी खूबियां और खामियां नहीं मालूम, उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे दो पेन हैं, मैंने ये पेन क्यों खरीदा और ये क्यों नहीं खरीदा, मैं क्या बताऊं। ये रिसर्च है, ये कपड़े का डिजाइन नहीं कि मुझे अच्छा लगा था मैंने खरीद लिया। मुझे बताना पड़ेगा इसको खरीदने की तकनीकी क्या वजूहात हैं। ये उसी वक्त होगा ना जब मैं दोनों का तकनीकी तवाजुन मवाजना कर सकूं। इन दोनों के बारे में जानता हूं कि इंक किसे कहते हैं, कौन सी किस्म की इंक अच्छी होती है। परमानेंट मार्कर मुझे व्हाइट बोर्ड पर इस्तेमाल नहीं करना था सर, इसलिए मैंने लिया है जो परमानेंट नहीं है, क्योंकि मेरा बोर्ड खराब हो जाता। मुझे कहीं हिदायत देनी थी, कहीं स्टेशन पे लिखना था, फिर मैंने क्यों इस्तेमाल किया नॉन परमानेंट, मुझे वहां परमानेंट इस्तेमाल करना चाहिए था अगर मुझे कोई परमानेंट नौइयत का काम करना था। मेरा काम क्योंकि टेम्परेरी नौइयत का था, इसलिए मैंने परमानेंट मार्कर नहीं खरीदा, मैंने टेम्परेरी मार्कर खरीदा है। अब ये जस्टिफिकेशन है, लेकिन मेरा काम मुस्तकिल नौइयत का था तो मैंने टेम्परेरी मार्कर क्यों इस्तेमाल किया। मुमकिन है आप ये कह सकें पेंटर को बुला के यहां लिखवाना था, लेकिन आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि टेम्परेरी मार्कर और परमानेंट मार्कर या परमानेंट इंक में क्या फर्क होता है।
ताकि आप बता सकें कि आपने जस्टिफाई क्यों इस्तेमाल किया उसे। फिर आप जिस एरिया, जिस ग्रुप पे वो काम करना चाह रहे हैं, उसे आपने क्यों सिलेक्ट किया, ये बताना जरूरी है आपके लिए। हाउ डू यू प्लान टू गेट एंट्री इनटू द एरिया, आप जिस जगह काम करना चाह रहे हैं वहां जाएंगे किस तरीके से, डाटा किस तरह से जमा करेंगे आप। यानी मैं ये कहूं कि मैं लियारी में जाके मंशियात फरोशों के गैंग के मुतालिक काम करना चाहता हूं, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं लियारी के मंशियात फरोशों के गैंग तक एक्सेस किस तरह कर गया। मैं गैंग का बंदा ही तो नहीं हूं कहीं कि पढ़ने आया हूं, या मेरे पास कोई स्पेशल वो थे जिसकी वजह से। आपको अपनी स्टडी पॉपुलेशन या स्टडी प्रॉब्लम तक पहुंचने के रीजन भी बताने पड़ेंगे। नेचर किस तरीके से पहुंचे आपको ये भी बताना पड़ेगा। क्या वजूहत थी कि आपके लिए मुमकिन था, मेरे लिए मुमकिन नहीं था, ये भी बताना पड़ेगा। आप किससे डाटा जमा करेंगे, आपका रिस्पोंडेंट कौन होगा। अच्छा, ये सारी चीजें रिसर्च प्रपोजल का हिस्सा बनेंगी, याद रखिएगा कि रिसर्च डिजाइन को जब आप कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं तो ये तमाम चीजें आपके रिसर्च प्रपोजल का हिस्सा बनती हैं कि आप किस तरीके से करेंगे, कहां जाके करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा होगा, कितने लोगों से मिलेंगे, वो कौन लोग होंगे जिनसे मिलेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है डाटा जमा करने के लिए, किस टेक्निक से आप डाटा जमा, ये सारी की सारी चीजें आपने बतानी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी के यहां कभी कार्डिक सर्जरी हुई हो, दिल का ऑपरेशन हुआ हो, तो आप डॉक्टर से पूछते हैं ना कि जी क्या हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी इनकी फला आर्टरी का फला का मसला है। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि मैं दिल खोल के देखूंगा क्या मसला है फिर करता हूं ऑपरेशन, तो आप उस डॉक्टर से ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि दिल तो उसने भी खोलना है जिसने पहले सारी चीजें बताई हैं, और सीना उसने भी काटना है जिसने कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ये कहे मैं सीना काट के देखता हूँ क्या मसला है, उसके बाद मैं ठीक कर दूंगा, आप हाथ ही जोड़ेंगे ना, डॉक्टर साहब आपसे तो जान जाती है हमारी। लेकिन जो डॉक्टर आपको मुतमईन कर दे, बेशक ऑपरेशन ना काम कर दे, लेकिन अगर वो पहले आपको मुतमईन कर सकता है कि दिल का ऑपरेशन वो क्यों करने जा रहा है और वो किस तरीके से उस मसले को रिजॉल्व करेगा, आपको इत्मीनान आ जाता है कि डॉक्टर ठीक है। और एक बहुत ही कॉन्फिडेंट डॉक्टर कहता है, छोड़, आपने देखा होगा कि बाद लोग उन डॉक्टरों से चिढ़ जाते हैं जो नहीं बताते कि मसला क्या है, बच्चे दवाई ले जाओ सही हो जाओगे। हुआ क्या है डॉक्टर साहब, छोड़ो इसको, मैं बता रहा हूँ ना, दवाई खा लो। लोग उससे चिढ़ते हैं। जो मॉडर्न फिलॉसफी है उसमें लोग चाहते हैं कि डॉक्टर उन्हें ब्रीफ करे कि उन्हें हुआ क्या है, ताकि उन्हें जस्टिफिकेशन हो कि दवाई इसलिए खा रहा हूं कि मुझे ये हुआ है। इसलिए ये बताना कि हुआ क्या है, होगा कैसे, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कितने टाइम में करेगा, कितनी फाइनेंसिस खर्च होंगी, ये आपके प्रपोजल का लाजमी हिस्सा है। अदरवाइज कोई आपके प्रपोजल को मानने पे तैयार नहीं होगा। फिर आप डाटा कहां से जमा करेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा मैंने आपको बताया। सेकेंडरी डाटा कैसे जमा होता है, सेकेंडरी डाटा कैसे जमा होता है जी। देखिए, सेकेंडरी डाटा हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, अर्लियर रिसर्च, सेंसस, पर्सनल रिकॉर्ड्स, क्लाइंट हिस्ट्रीज, सर्विस रिकॉर्ड्स। ये सेकेंडरी डाटा की कोई सोर्स हो सकती है। इसके अपने प्लस हैं, इसके अपने माइनसेस हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जिस आदमी ने पहले डाटा जमा किया था वो तो स्टडी किसी और चीज पे करना चाह रहा था, इसलिए उसने बास क्वेश्चन शामिल ही नहीं किए जो आपकी जरूरत है। तो इसलिए, लेकिन बाज़ जगहों पे सेकेंडरी डाटा के अलावा कोई चारा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे पाकिस्तान की डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है मालूम करना है। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नोटिस लिया ना कि माजूरों का खाना नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब मसला है कि अगर ये बगैर माजूरों के खाने के कर जाए तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, पूरी पाकिस्तान के माजूरों का डाटा जमा नहीं कर सकते। अगर सेकेंडरी डाटा में कोई खामी है, लेकिन नेचर और रिसर्च ये कहती है कि आपने इसी डाटा को इस्तेमाल करना है और आपका डाटा जमा करने की फाइनेंसेस नहीं है, आप 21 अरब रुपए खर्च नहीं कर सकते दोबारा से माजूरों का डाटा जमा करने के लिए, आप मजबूर होंगे उस सेकेंडरी डाटा को इस्तेमाल करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ खामी भी हो। लेकिन सेकेंडरी डाटा कहां से आता है, डॉक्यूमेंट्स में आता है, रिकॉर्ड्स में आता है, पास्ट रिसर्चेस है, सेंसस है, पर्सनल रिकॉर्ड्स है। प्राइमरी सोर्स डाटा की जमा करने की क्या है, 3 बेसिक प्राइमरी सोर्स है डाटा जमा करने की।
3 बेसिक प्राइमरी सोर्स है डाटा जमा करने की, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग एंड क्वेश्चनायर। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग एंड क्वेश्चनायर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। इंटरव्यू कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। क्वेश्चनायर मेल्ड, ऑनलाइन। अच्छा, इंटरव्यू और क्वेश्चनायर कब इस्तेमाल होते हैं, इसका फर्क भी पता होगा आप लोगों को। क्वेश्चनायर क्या होता है और इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू और क्वेश्चनायर में क्या फर्क होता है? अगर रिस्पोंडेंट खुद लिख रहा है जवाब तो वो उसके लिए क्वेश्चनायर है, और आप अगर उससे पूछ के लिख रहे हैं तो ये इंटरव्यू है उसका। अच्छा, ये सूरत-ए-हाल चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर मुझे किसी क्या कहते हैं रेप के केस के हवाले से मुझे कुछ रिसर्च करनी है। आप पूछ नहीं सकते बहुत सारी चीजें। मुझे फैमिली या डोमेस्टिक वायलेंस पे कुछ मालूम करना है, शौहर के बारे में, बीवी के बारे में, सास ससुराल के बारे में पूछा नहीं जा सकता बहुत दफा। आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा क्वेश्चनर बना के दे दें कि जिसको वो टिक करे और अपने आप को रिफ्लेक्ट कर दे। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट अनपढ़ है तो फिर तो इंटरव्यू के अलावा कोई चारा ही नहीं है। मैंने कहा ना, नेचर ऑफ प्रॉब्लम तब्दील होती जाती है और हमारे तरस तब्दील होता जाता है। हमने देखा कि एक ऐसी सेंसिटिव चीज है जिसपे कोई आदमी हमसे खुल के बात नहीं करेगा। हमने कहा हम आपको क्वेश्चनर मेल कर रहे हैं, आप मेल में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे तारीख पाकिस्तान पे कुछ मालूम करना है किसी साहब से। मैं चाहता हूं कि मैं बैठ के उनका तफसीली इंटरव्यू करूं कि मेरे जहन में जो जो खदशात हैं, शुबहात हैं, इबामात हैं, सब मालूम करूं। तो मैं जाके उनके सामने ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाऊं, और जब ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाऊं और उनसे बात शुरू करूं तो ये है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मैंने पूछना है कि कायद आज़म का क्या रोल था, इल्लामा इकबाल का क्या रोल था, मुस्लिम लीग का क्या रोल था, कांग्रेस का क्या रोल था, और आपके तासुरात क्या है दीगर जमातें जो मौजूद थी, और आप क्या कहना चाहते हैं। ये हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड। लेकिन मैंने तमाम चीजें पहले से तय कर ली हैं, इस सवाल का, इस सवाल का, इस सवाल का, इस सवाल का। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। यही इंटरव्यू क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। मैं अगर ये कहूं आपकी उम्र क्या है, 4 खाने लिखे हुए हैं मैंने निशान लगाने के लिए, 15 साल से कम उम्र है, 15 से 35, 35 से 55 या 55 और अबव। अगर मेरा क्वेश्चन है इस किस्म का है तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि आपकी उम्र क्या है, ये क्वालिटेटिव सवाल है, कोई भी जवाब दे दे लिख लूंगा। आपको क्या खाना पसंद है, ये क्वालिटेटिव सवाल है। मैं कहूं कि आपको क्या खाना पसंद है, कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन, फास्ट फूड, फला, मैंने 4-5 ऑप्शन दे दिए, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चर्ड के अंदर चले गए। अगर मैंने इसी की कोडिंग कर दी, अच्छा जब हम ये करते हैं ना 4-5 ऑप्शन देते हैं, तो उसकी बिलमूम वजह ये होती है कि हमें इसे कोड करना होता है। अच्छा, इस कोडिंग की भी पूरी एक अलहदा वो है, यानी ये सारे के सारे स्केल्स आते हैं, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशो है, ये स्केल्स है। ये स्केलिंग एक अलहदा सब्जेक्ट है कि हम किस तरीके से कोड करते हैं, और बास कोडिंग की अहमियत होती है और बास की अहमियत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर मैं मेल को नंबर 1 अलॉट कर दूं और फीमेल को नंबर 2 अलॉट कर दूं, तो 1 और 2 में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, फर्क ही नहीं है, ना एक दूसरे से कोई डिफरेंस है। 1 1 है, 2 2 है। 1 के नतीजे में 2 से ज्यादा और 2 के नतीजे में 1 से कम होना नहीं मौजूद, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर यही स्केल हो टेम्परेचर का, तो 35 का मतलब है कि 34 से ज्यादा, और 36 का मतलब है कि 35 से ज्यादा। एज पे अगर मैं आ जाऊं तो 25 का मतलब है कि 15 से ज्यादा,
और 35 का मतलब है कि 25 से ज्यादा। लेकिन अगर मैंने इन तमाम एज ग्रुप्स को 1, 2, 3 कर दिया, इसका कतन मतलब ये नहीं कि 1 को 2 से और 2 को 3 से कोई इंपॉर्टेंस हासिल है। 1 का मतलब है कि 15 साल से कम वाले, 2 का मतलब है कि 15 से 25, 3 का मतलब है कि 25 से 35, और 4 का मतलब है कि 35 अबव, या 4 का मतलब है कि 35 से 45, और उसके बाद उससे अबव। तो ये कोडिंग का भी फिनोमिना है कि कब कोडिंग अपने अंदर मायने रखती है और कब सिर्फ अलामत होती है चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए। बाज जगह बाज स्केल्स के अंदर कोडिंग अपने मायने रखती है, जिसकी अहमियत होती है। अगर मैंने किसी को टेम्परेचर स्केल पे नापा हुआ है और किसी का 102 टेम्परेचर और किसी का 100 है, तो ये वादे फर्क है। 100 और 102 बराबर नहीं है, लेकिन मेल और फीमेल में 1 और 2 बराबर है। लेकिन सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए मैंने 1 और 2 को अलग कर लिया कि जब मैं डाटा को एनालाइज करूंगा क्वांटिटेटिवली, तो मेरे लिए मेल और फीमेल एनालाइज करना मुमकिन नहीं है, इसका कोड को एनालाइज करना मेरे लिए मुमकिन है। क्योंकि कंप्यूटर जो है न्यूमेरिक्स को पकड़ता है, डिस्क्रिप्शन को नहीं पकड़ता। उसकी लिमिटेशंस है, उससे वो आगे नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे अब गूगल ने शुरू कर दिया है ना, आप कुछ लिखें तो तर्जुमा कर देता है, आपकी आवाज पकड़ने लगा है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं। जो लोग इस पे लिखते हैं वो लिखते हैं कि आप बैंक लिखें तो गूगल नहीं बता सकता कि दरिया के किनारे वाला बैंक है या पैसे जमा कराने वाला बैंक है। उसकी लिमिटेशन है, वो बता ही नहीं सकता। इसलिए न्यूमेरिक्स की अलग जबान है और डिस्क्रिप्शन की अलग जबान है। डिस्क्रिप्शन न्यूमेरिक्स को नहीं बीट कर सकता, न्यूमेरिक्स डिस्क्रिप्शन को बीट नहीं कर सकता। दोनों के अलग अलग इस्तेमाल है। अगर मुझे सैलरीज और जीडीपी मालूम करनी है तो मैं इस पर डिस्क्रिप्टिव नहीं होऊंगा कि हमारे यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छे घरों में रहते हैं। भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं? लेकिन जैसे ही आप कहेंगे हमारा जीडीपी 3.5 है, 6.5 है, 8.5 है, फला है, सैलरी लेवल इतने 0.5, तो बात पूरी समझ आने लगती है। तो बाज जगह डिस्क्रिप्शन नाकाफी होती है और बाज जगह न्यूमेरिक्स नाकाफी होती है। ये रिसर्चर का काम है। अगर पठान मेहमान है तो रोटी लाजमी खिलाए, बिरयानी से उसका पेट नहीं भरेगा। वो ये कहता है खाना तो अभी आया ही नहीं। तो ये मेजबान का काम है कि वो तय करे कि मेहमान कैसा है, और जिस तरह का मेहमान है उसी लिहाज से डील करे उसको। आप अपने लिहाज से मेहमान नवाजी कर ले, लेकिन उसके लिहाज से तो उसने तो कम वक्त में खाने का ही नहीं पूछा, सिर्फ चावल खिला के छोड़ दिया। अब ये आपकी समझ के ऊपर है कि आपने किस तरीके से मैटर को डील करना है। प्राइमरी सोर्स में हमारे पास ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, हमारे पास इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये तीनों किस्म आ जाती हैं। और हमारे पास है क्वेश्चन आयर, जिसके कई तरीके हैं, जिसके कई तरीके हैं। मैं जैसे आपको मिसाल दे रहा था, सवाल का सिर्फ कंपैरिजन करें, इससे अंदाजा हो जाएगा कि डाटा जो है क्वांटिटेटिव में जमा हो रहा है या क्वालिटेटिव में जमा हो रहा है। प्लीज इंडिकेट योर एज बाय प्लेसिंग अ टिक इन द एप्रोप्रिएट कैटेगरी, अंडर 15, 15 to 19, 20 to 24। व्हाट इज योर करंट एज डैश ईयर्स। ठीक है, एक क्वांटिटेटिव था या स्ट्रक्चर था, दूसरा बिल्कुल ओपन क्वालिटेटिव अंदाज में था, अनस्ट्रक्चर था। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर करंट मैरिटल स्टेटस? मैरिड, सिंगल, डिफेक्टो, डाइवोर्स, सेपरेटेड। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर करंट मैरिटल स्टेटस? किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज योर एवरेज एनुअल इनकम? अंडर 10,000, 10,000 से 19,000, 20,000 से 29,000, 30,000 से 40,000, या सिर्फ ये कि आपकी इनकम क्या आप बता दीजिए। ठीक है, अब ये कोई कह सकता है कि 30,435 रुपए कह सकता है, लेकिन जब हम कैटेगराइज कर रहे थे उसमें, तो अब वो 30 से 35 लिखेगा, बेशक 30,001 रुपए हो। ये लिमिटेशन होती है क्वांटिटेटिव डाटा की। अगर आपने 30 से 35 का स्लैब बना दिया है, अगर किसी की 30,008 आने भी है, अब वो 30,000 से 35,000 के दरमियान आएगा। और किसी की 34,999 रुपए 50 पैसे भी है, तो बिफोर 35 से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जा सकेगा। ये उसकी लिमिटेशन है, लेकिन उसकी खूबी ये है कि बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है आपको। हमने अपना रिसर्च डिजाइन तय कर लिया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन पे हम आ जाते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये किस तरीके से मेजर होगा। क्या हमारे सवालात वो चीज मेजर करने के लिए काफी हैं या मेजर कर रहे हैं जो हम मालूम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे माशरे में खुदकुशी के रुझानात पे बात करनी है,
मेरे जहन में आया कि यार ये तो माली से मसला है, नौकरियां नहीं मिलती, बेरोजगारियां हैं, फला फला चीजें, मैंने सवालात सारे इस तरह के बना लिए। अगर मैंने उसमें कोई और इंसिडेंट नहीं लिखा, कोई और ऐसा वाकया मिस कर गया कि जिसके नतीजे में भी लोग खुदकुशी कर सकते हैं, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट जब बनता है उसमें दो चीजें देखी जाती हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होती है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस बात के लिए काफी होना कि वो उस चीज को, उस वेरिएबल को नाप सके जिसे आप नापना चाह रहे हैं। ये है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट बार बार वही काम करने के काबिल हो। मिसाल के तौर पर मैं किसी का रस्सी से कद तो नाप सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने तय कर लिया कि ये 1 फीट है, मैंने एक रस्सी नापी 1 फीट की और आपका कद नाप लिया, मैंने कहा 7 फीट है, और किसी और को रस्सी थमा दी। अब मेरे लिए तो वो रस्सी जो है वैलिड थी, लेकिन रिलायबल नहीं है। मुमकिन है अगले आदमी का 1 फीट कुछ और हो। हम नहीं कहते 1 गज, अब छोटे से बच्चे का 1 गज कितना होगा? ये किसी के लिए तो वैलिड है, रिलायबल है, जिसका हाथ वाकई में गज के बराबर है, लेकिन जिसका नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए जो रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो। हमने गज के बकायदा वो बना दिए कि ये रिलायबल है, पूरा गज नापते हैं, और वैलिड है कि 10,000 दफा नापेंगे तो भी पूरा ही गज नापेंगे आप। तो आपका इंस्ट्रूमेंट रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। रिलायबिलिटी कैसे चेक होती है? बिलअमूम हम ये करते हैं, किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले एक पायलट स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कोई डाटा मालूम करना था किसी खास चीज का, याद रखिएगा कि अगर मैं कराची से हैदराबाद चला जाऊं और ये सोचे बगैर कि मुझे काम कहां था और हैदराबाद जाके याद आया कि काम तो सदर में था, तो बात खराब हो जाती है। मैं थोड़ा सा चल के तय करूं कि मुझे जाना किधर था, फिर अगर मेरा आगे पीछे करना है तो मैं गाड़ी मोड़ बढ़ा के ठीक जगह पे ले जाऊं। मैंने जैसे ही तय किया कि मुझे फला प्रॉब्लम मालूम करनी है और मैंने एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर लिया उसके लिए, मैंने कहा एक पायलट स्टडी कंडक्ट करता हूं, 15 लोगों से पूछ के देखता हूं इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। मैंने 10 से 15 लोगों से चीजें पूछी। अब मैंने उस डाटा को टेबुलेट किया, एनालाइज किया, पता चला एनालाइज करने के दरमियान यार फला एस्पेक्ट तो मैं पूछने भूल गया था। ये तो यानी खवातीन कहती कि नमक तो हम डालने ही भूल गए थे। जब तक अपने खाने की आप लोग पायलट स्टडी नहीं करते तो बाद दफा मसाले और नमक रह जाते हैं। अगर मेहमान ये बताए कि नमक नहीं डला हुआ है, मसाला नहीं डला, तो बहुत बुरा लगता है और दोबारा खाना दोबारा नहीं पक सकता। ऐसा ही है ना, आप ये कहें फला चीज तो डालना ही भूल गए थे। तो इसलिए आप एक पायलट स्टडी करते हैं कि पहले चेक के देखते हैं कि मसाला या नमक कितना है, ताकि आप उसको मजीद एक्सपेंड कर सकें। जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेंगे उससे वो चीज नापें जिसके लिए आपने उसको क्रिएट किया है, और जब उसे आप एनालाइज या इंटरप्रेट कर रहे होंगे आपको अंदाजा हो जाएगा इसने मुकम्मल चीजों को नापा कि नहीं नापा। देखें, क्वांटिटेटिव में पायलट स्टडी होती है और क्वालिटेटिव में तो आपको इस बात की गुंजाइश होती है कि दोबारा अपने रिसर्च क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाए और दोबारा से चीज को सही कर लें। मिसाल के तौर पर मुझे क्वालिटेटिव स्टडी करनी थी क्या, मैं पाकिस्तान के हवाले से मैंने एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बना लिया। मैं पहले साहब का इंटरव्यू करने गया, उन्होंने कहा बेटा तुम्हें ये तो पता नहीं कि ये चीजें भी हुई थी। मैंने कहा अच्छा अंकल, मुझे तो पता नहीं था ये चीजें होती हैं। मैंने अपने क्वेश्चन को दोबारा रिफॉर्म किया, अगले आदमी को जाने से पहले मैं चुका था। लेकिन क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर ये मुमकिन नहीं होता, तक आप उसको एनालाइज और इंटरप्रेट ना कर लें आपको उसकी खामी का पता नहीं चलता। इसलिए एक पायलट स्टडी पहले जमा करने के बाद कि जिसके नतीजे में पता चल जाता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट रिलायबल और वैलिड है कि नहीं है। अगर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक नहीं की है तो काम का नहीं है। मैंने आपको पहली क्लास में शायद मिसाल दी होगी कि बैरोमीटर जो प्रेशर जमा नापने का आला होता है, उससे भी बिल्डिंग का ऊंचाई नापी जा सकती है। वो बाद हालात में रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है, हर कोई नहीं नाप सकता उससे। मिसाल के तौर पे बैरोमीटर है, वो एयर प्रेशर के नतीजे में आपको हाइट बता देता है, लेकिन मैं एक ऐसे बंद कमरे के अंदर हाइट मालूम करना चाह रहा हूं जो एयर प्रेशर उस तरीके से नहीं है, तो आप ये कहें मैं तो इससे नाप चुका हूं, लेकिन भाई वो दूसरे के लिए वैलिड नहीं है। आप अपनी बालिश से फिट नाप देते हैं, लेकिन क्या दूसरा आपका हाथ लेके हर जगह जाएगा? नहीं जा सकता। आपको उसे कोई इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा जो वैलिड इनफ हो कि दीगर जगहों पे फिट को नाप सके। वो तो रिलायबल आपका अंगूठा आपके लिए है, आपका हाथ आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं है। उसको बाकायदा उसका ना कोई
तराजू क्या है? तराजू क्या है? तोलने का पैमाना। आप बाट इस्तेमाल करते हैं, हर दफा कोई भी चीज 1 किलो तोले सेम रहती है ना, कि नहीं रहती? रहती है। रिलायबल है, पूरा किलो तोलता है, और पूरी दुनिया में वैलिड है, पूरी दुनिया से इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है और वैलिड है, पूरी दुनिया से इस्तेमाल कर सकती है, हर तरह उस तरह के रिसर्च में इस्तेमाल हो सकता है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट रिलायबल भी है, वैलिड भी है। ठीक है। जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने के बाद वेरिएबल्स में लाना है, वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप वेरिएबल आइडेंटिफाई नहीं कर सके, आप नापेंगे कैसे? मैंने आपको मिसाल दी थी कि मेरी पैंट खरीदने के लिए मेरे सीने का नाप नहीं लिया जाएगा। ऐसा ही है ना, मुझे पता होना चाहिए कि पैंट मुझे वेस्ट पे बांधनी है, और अगर वेस्ट पे बांधनी है तो वेस्ट ही को नापना है, बाजू नहीं नापने, जूते का साइज नहीं लेना। और अगर मुझे जूता पहनना है तो मुझे पैर का साइज लेना है, अपने हाथ का साइज नहीं लेना। और मुझे दस्ताने खरीदने तो मेरे पैर का साइज काम नहीं आएगा। इसलिए आप करना क्या चाह रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को जब तक सही तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज ना कर लें, उसको सही तरीके से ब्रेक ना कर लें, उसको नापने के पैमाने तय नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बहुत सारी रंगों की बॉलें हों और मैं एक साथ जमा कर दूं, लेट्स सपोज 1000 बॉलें हैं, 200, 150, 300 मुख्तलिफ रंगों की। अब मैं आपसे पूछूंगा जी कितनी कितनी है? सबसे पहले आप सॉर्टिंग करते हैं कि 100 रंगों की, इस रंग की अलग कर दो, उस रंग की अलग कर दो, उस रंग की अलग। ये सॉर्टिंग बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट की भी। जब सॉर्टिंग हो जाए तो गिनती आसान हो जाती है। अब आपने तोल के बताना है कि कितनी बॉलें हैं, गिन के बताना है, दोनों चीजें कर सकते हैं। बाज़ दफा तोल के भी तादाद बताई जा सकती है, पता है ना आपको, कि अगर आप अपना स्केल सही बना लें तो आप तोल के गिनती बता सकते हैं। स्केल अगर सही बन जाए तो तोल के गिनती की जा सकती है। पता है, समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर पेपर मार्केट्स में आप लोग जाते हैं, या हैंडबिल्स हैं, या इस तरह की कोई चीज है, इसका तरीका ये नहीं होता, हमारे यहाँ तो मैनुअल तरीका होता है, कोई थप्पी के साइज से बता देते हैं कितनी है। वो क्या करते हैं कि पहले ही 10 तोल लेते हैं, गिन के पहली दफा 100 गिना और तोल लिया। अब 100 गिनने की जरूरत नहीं, उतने वजन के सारे करते जाए, कागज तो सारे सेम गिनती के होंगे। आपने स्केल डेवलप कर लिया। आप कोई भी स्केल डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसकी लॉजिक होगी, उसका रैशनल होगा, और उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होगी। तो हम पेपर को तोल के भी गिन सकते हैं, और हम गिनती के नतीजे में वजन भी बता सकते हैं, अगर आपने स्केल से डेवलप कर लिया है। अगर मैं ये तय कर चुका हूं कि कागज के ग्रामेज की ये वो शीट जो है, ये 50 जो है वो 1 पाव की होती हैं, तो मैं 500 का वजन बता सकता हूं आपको। ऐसा ही है ना। और अगर मैं ये तय कर लूं कि 50 का वजन इतना होता है, 1 पाव, तो 1 किलो कागज कितनी शीटें होंगी, मैं बहुत आराम से बता सकता हूं, 200। स्केल डेवलप कर लिया मैंने, डायमेंशन चेंज कर दी, लेकिन सब मुमकिन है इसलिए कि मैं लॉजिक पेश कर रहा हूं। आपसे अगर मैं कहूंगा मैंने तोल के बताया कि कागज 200 है, तो आप सबसे पहले पूछेंगे कैसे किया। फिर मैं आपको अपनी लॉजिक बताऊंगा, मैंने स्केल डेवलप किया, 50 कागज को तोला तो वो 1 पाव के निकले, 1 किलो का मतलब है कि 200 कागज। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। और छोटे सिनेरियो में तो शायद आपको लगेगा 200 गिन लेते तो कौन सा मसला हो जाता, लेकिन इसको बड़े सिनेरियो में लेके चले जाइए कि मुझे लाखों कागज गिनने, क्या करूं? पूरे मोहल्ले को फारिग करके बैठाऊंगा, बेटा गिनो? नहीं। फिर मुझे कोई ऐसा स्केल डेवलप करना पड़ता है। हमारी मार्केट में क्या करते हैं, वो थप्पियां बनाते हैं, एक थप्पी को गिन लिया उन्होंने, इतनी बड़ी है और 200 है, अब वो उसके बराबर रखते जाते हैं, नापते चले जाते हैं, वो कहते हैं सारी, और 99% बिल्कुल एक्यूरेट होती है, कि सिर्फ लेंथ बता देती है कि तादाद कितनी है। इंचेस गिन सकते हैं, इंचेस तोल सकते हैं। आपको पता है कि जो बाहर मुल्कों में गाय का वजन किया जाता है, किस चीज से किया जाता है? इंची टेप से। वो गाय का वजन बताते हैं इंची टेप से, वो इंची टेप मिलता है, आप भी अपनी गाय का वजन बता सकते हैं अगर आपको नस्ल के बारे में पता है तो। उन्होंने डाटा जमा किया, जब गाय कटने जाती है तो उसका सीना नापते हैं, और जब उन्होंने 1000 2000 गायों का डाटा जमा कर लिया तो उनको अंदाजा हो गया कि इस सीने की गाय का ये वजन होता है। अगर उसके सीने की मेजरमेंट ये है तो इतने केजी की होगी, क्योंकि इतने केजी पे इतना मेजरमेंट का सीना बनता है। मां समझ के गाय को बीमारी होगी हो या उसको चोट लगी हुई हो। तो मेजरमेंट स्केल बहुत सोफिस्टिकेटेडली डेवलप हो सकते हैं। आप लोगों के लेकर्ट स्केल और दीगर स्केल, थर्स्टन स्केल डेवलप है ना, ये डेवलप किया है, ये किसी चीज को मेजर करता है। अगर ये मेजर कर दे, अपना काम करता है,
तो ये रिलायबल था लिकट के लिए, और आपके लिए वैलिड है कि आपके लिए वो सारे के सारे काम कर रहा है जो उसने लिकट के लिए किए थे। ठीक है, जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए, मिसाल के तौर पर आपके पास में कोई बहुत अच्छा खाना रखूं, सही है, आपसे कहूं कि ऐसा पका के दिखाओ। आपको पता है दुनिया भर के शेफ क्या करते हैं? वो उस खाने के कॉन्सेप्ट को वेरिएबल में ब्रेक करके मेजर करके आपको बताते हैं। चावल 1 किलो, नमक 1 चम्मच, घी 3 प्याली, फला चीज इतनी। जैसे ही वो अपने कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करके, डिस्टिंग्विश करके, मेजर करके आपके हवाले करते हैं, आप कमोबेश उस तरह का डिश बना के खड़े हो जाते हैं। देख के जरा बना के दिखाएं, आपके चचा जान को भी नहीं पता होगा कि इसमें क्या डला हुआ। लेकिन जैसे ही उसने आपके उस खाने के कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया, उसकी मेजरमेंट आपको देना शुरू कर दी, आप भी कमोबेश उसी तरह की डिश बना सकते हैं। सेम विद द रिसर्च। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को सही ब्रेक कर लिया और सही मेजर कर लिया, आप पूरा मसला सामने रख देंगे कि ये चीज इस तरह है। इसलिए मेजरमेंट के लिए टूल को दुरुस्त होना, और वो दुरुस्त सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त हो, कॉन्सेप्ट का ब्रेकअप बिल्कुल दुरुस्त हो, वेरिएबल्स को सही आइडेंटिफाई किया गया हो, और उसको दुरुस्त नापने का पैमाना तय किया हो। बास शेफ इसलिए कामयाब है पाकिस्तान में कि वो पाकिस्तान के वेट के उसमें बताते हैं चीजें, और बास बहुत अच्छे शेफ इसलिए नाकाम है कि जो मेजरमेंट बताते हैं पाकिस्तान में वो पैमाने नहीं मिलते। वो ग्राम में नहीं बताते, किलो में नहीं बताते, वो ओंस और कोई दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ बिलअमूम ग्रामेज चलता है। तो बास शेफों की कामयाबी की वजह यह है कि ग्रामेज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और चीजों का वजन ग्राम में पेश करते हैं, और बास पॉइंट्स और डेसिमल में, ओंस में पेश करते हैं। तो खवातीन खाना वो होती है कि ओंस में मैं कैसे तय करूं, ग्राम का तो मुझे पता है। बास कहते हैं जी 4 गिलास पानी डाल दीजिएगा, 1 टीस्पून डाल दीजिएगा, 1 चाय का चम्मच या 1 कप चाय के, ये सारी चीजें बहुत ही फिजिबल होती हैं, जिसके नतीजे में कोई भी वो काम कर लेता है। कितने घरों के अंदर मेजरमेंट स्केल या वेइंग स्केल है? नहीं होता किचन के अंदर। जब आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो पेश करते हैं तो आपके लिए लोगों का पीछे चलना, फॉलोइंग आपकी बढ़ जाती है और लोगों के लिए आसान हो जाती है आपके लिए। देखिए, बकिया इंस्ट्रूमेंट बनाना पूरा एक अलग टॉपिक है जी, ये पूरा एक अलग टॉपिक है। इंस्ट्रूमेंट को हम किस तरीके से मजीद बना सकते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल को नापने का तरीका खुद इजाद करेंगे, उस नापने के तरीके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है उसके लिहाज से सवाल पूछ के आएंगे हम। कि मिसाल के तौर पे किसी की खुशहाली नापने का क्या तरीका है। अब अगर खुशहाली है, ये एक कॉन्सेप्ट है, खुशहाली को आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्लास की बात कर रहे हैं आप। अगर मैं इसको नापना चाहता हूं तो मैं कई तरीके इख्तियार कर सकता हूं। मैं उसके बंगले का साइज ले लूं, मुमकिन है उसके घर में खाने कौन से पकते हैं, मुमकिन है वो गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करता है, मुमकिन है कपड़े कौन से डिजाइनर के पहनता है, मुमकिन है कि उसके घर की तकरीबात कैसी होती हैं, मुमकिन है कि उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, मुमकिन है कि वो घर में कितनी दफा बाहर निकलता है खाना खाने के लिए, रात को आउटिंग करता है या डाइन आउट करता है। कोई भी पैमाना हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं। लेकिन कोई चीज रह ना जाए, कोई चीज रह ना जाए। मुमकिन है 1000 गज के बंगले में सिर्फ इसलिए रहता हो कि खानदान का था, मुतनाज़ है, वो रह रहा है, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि घर का रंग करा ले। अगर मैं सिर्फ घर को मेजर करके चला गया तो एक गरीब आदमी को मैं अमीर लिख दूंगा। खाना बाहर खाता है, मुमकिन है उसके दोस्त का होटल हो, रात को बैठ के गप लगा होता तो मैं बैठ के खाना भी खा लेता हूं। गाड़ी अच्छी है, मुमकिन है कोई ताया कनाडा में रहते हो, अपनी गाड़ी छोड़ के गए, उससे कहो बेटा इस्तेमाल कर लेना। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मुमकिन है कोई उन्हें पैकेज मिला हो किसी किस्म का रियायती, या मुमकिन है उसकी वाइफ पढ़ाती है, मुमकिन है उसका चचा पढ़ाता हो जिसकी वजह से फ्री शिप हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी पैमाने को नापने के लिए आपको तय करना पड़ता है कि आपने कौन कौन, कोई चीज रह ना जाए। दर्जी के पास जब आप लोग नाप के कपड़े लेके जाते हैं तो कैसे लेंथ नाप के कपड़े सी देता है? वो हर चीज जो कपड़े की फिटिंग के लिए जरूरी है वो नापना चाहता है। कोई चीज रह ना जाए, अगर रहेगी तो कपड़ा बेढंगा होगा और लगेगा ये इस चीज के लिए नहीं बना, ये टेलर्ड नहीं है, ये बस है, ये सही टेलर्ड नहीं है। सही टेलरिंग के लिए सही साइजेस जरूरी है। सही साइजेस के लिए इस बात की जरूरत मौजूद है कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो ड्रेस की फिटिंग में इस्तेमाल होते हैं। अगर तमाम एस्पेक्ट को अकाउंट फॉर नहीं किया जाए तो आप एक अच्छी कमीज नहीं सी सकते, अच्छा लिबास नहीं सी सकते। तो दुरुस्त मेजरमेंट, दुरुस्त जगह पे मेजरमेंट, दुरुस्त तरीके से मेजरमेंट, दुरुस्त चीज की मेजरमेंट, ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं
जब हमने अपना इंस्ट्रूमेंट बना लिया कि हमने इस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, मेरा टाइम पूरा हो रहा है, तो हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले 2 क्लासों के अंदर। अब आपने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, किसके पास लेके जाएंगी? उसके पास जिसको सैंपलिंग के तरीके के मुताबिक आपने आइडेंटिफाई किया था डाटा जमा करने के लिए। क्लियर है? ऐसा ही है ना, हमने सैंपलिंग का तरीका पढ़ लिया। अब जैसे ही हमारा तरीकेकार बना कि हमने नापना कहाँ है, तो हमने तय किया कि किन किन को नापना है, सैंपलिंग के तरीके से नाप लेंगे कि इनके पास जाना है, इनके पास नहीं जाना। हमने स्ट्रेटम करनी है, हमने रैंडम, सिंपल रैंडम करनी है, हमने सिस्टमैटिक करनी है, हमने स्ट्रेटिफाइड करनी है, हमने कोटा, जो भी करना है आपका तरीकेकार आपने उसको मुताबिक कर लिया। इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद आपको अपना सैंपलिंग प्रोसीजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये दोनों काम आप कर लेंगे, उसके बाद आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे। अभी आप रिसर्च शुरू नहीं करेंगे, अब आप लिखेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, किससे जमा करेंगे, किस बुनियाद पर जमा करेंगे, कौन कौन से पैमाने होंगे, कौन कौन से जाविये होंगे। अब आप अपने रिसर्चर से, अपने रिसर्च सुपरवाइजर से राब्ता करते हैं कि सर ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट, ये रहा मेरा प्रॉब्लम, ये रहा उसके वेरिएबल, ये रहा मेरा मोड ऑफ स्टडी, या मैं आपसे कहूंगा स्टडी डिजाइन, ये रहा मेरा इंस्ट्रूमेंट डाटा जमा करने का, और ये मेरा सैंपलिंग प्रोसीजर है, और ये सैंपल मैंने आइडेंटिफाई किया है, अब मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूं, बताइए मैं क्या करूं। ये आपके रिसर्च प्रपोजल के पार्ट होंगे। नहीं क्लियर हो रहा? अब आपका अगला काम सैंपलिंग आइडेंटिफाई करने का रिसर्च प्रपोजल लिखना है। हम रिसर्च प्रपोजल लिखने के बाद ये सारे काम सीखते हैं, लेकिन ये सारे काम करने के बाद रिसर्च प्रपोजल सही होता है, अदरवाइज वो सिफारिश से तो अप्रूव हो जाता है, सेटिंग से भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन आदमी को बाज़ दफ़ा अप्रूवल गले में पड़ जाती है कि मैंने अप्रूव क्या कराया था, कर क्या रहा हूँ, और जो अप्रूव कराया था करूँ कैसे, ये तो इस तरीके से हो ही नहीं सकता। अगर आप होटल में पका हुआ खाना, होटल का पका हुआ खाना ला के रख दें और वो सामने वाला पूछ ले कि पकाया कैसे था, तो जलीलत तो होगी ना उसमें। जब तक आपको पकाने का तरीका ना पता हो, बेशक होटल का ला के रख दें, लोग मान लेंगे कि आपने पकाया। सुपरवाइजर ये देखेगा, अब जो आपने सारा काम किया उसकी ऑथेंटिसिटी देखेगा। पहले वो आपने इंस्ट्रूमेंट सही बनाया है, आपने सैम्पलिंग प्रोसीजर सही इख्तियार किया है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को सही कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, आपने वेरिएबल सही आइडेंटिफाई किए हैं, आपने उनके मेजरिंग टूल बिल्कुल दुरुस्त बनाए हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त सेगमेंट आइडेंटिफाई किया है। सारा काम तो उसे नहीं करना है, आपने तो अभी कुछ किया ही नहीं है जी। डॉक्टर ही ऑपरेशन करता है, बेशक वार्ड बॉय ने कुछ भी किया हो, सारा काम वार्ड बॉय करता है, ले जाता है, रखता है, काटता पीटता सब हवाले करता है। वो यूं करके बोलता है मैं डॉक्टर हूं, इसलिए कि वार्ड बॉय पे मैं एतबार नहीं कर सकता, एतबार आप डॉक्टर पे ही करेंगे। बेशक डॉक्टर ने 5 मिनट का ऑपरेशन किया और बाकी 125 मिनट वार्ड बॉय नर्सिस के लगे हो, लेकिन आप क्या अगली दफा वार्ड बॉय के पास जाते हैं, बेटा पिछली दफा तुम लेके गए थे तो इस दफा भी तुम ही बताओ क्या करना है। आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने सिर्फ 5 मिनट दिए थे ऑपरेशन के अंदर। ऐसा ही है जी, एक्सपर्ट ओपिनियन इसी को कहते हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि सैम्पलिंग में अगर आपको पूरी पढ़ाने लगूँ तो 6 क्लास उसके लिए काफ़ी है। तो मैंने आपको बेसिक जो ज़रूरत है ना आपको, वो बता दिया था मैंने आपको। क्लस्टर की जो मल्टी स्टेज है उसमें क्लस्टर आइडेंटिफाई होते हैं। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा कोई रिसर्च कराना चाह रही है पॉवर्टी स्ट्रिकन ममालिक के अंदर, मुमकिन है पाकिस्तान का क्लस्टर सिलेक्ट हो जाए, उस क्लस्टर के बाद सब क्लस्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान के 18 करोड़ पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो, तो इसमें थोड़ा सा सब उसके अंदर चेंज हो जाती है चीज़ जी। अब आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया, रिसर्च प्रपोजल बनाने के बाद आपने क्या किया, अप्रूव कराया। इसका मतलब यह कि आपकी हर चीज वैलिड है और प्रिपेयर टू लॉन्च। अब ये लॉन्च हो सकती है, ये गाड़ी और जहाज का इंजन बिल्कुल सही है, पर बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। अब हम पायलट को इसमें बैठा सकते हैं कि बेटा चलो उड़ाओ, अल्लाह का नाम लेंगे। हर जहाज पहली दफा उड़ता है और उड़ने से पहले उसको किसी ने नहीं उड़ाया होता, सिर्फ उसकी तकनीकी चेक की होती कि तकनीकी तौर पे दुरुस्त बना है कि नहीं बना, और अगर वो तकनीकी तौर पे दुरुस्त बना हुआ है तो हम पायलट के हवाले और पायलट को अल्लाह के हवाले करके कहते हैं चलो जी उड़ाओ, कोई मसला नहीं। अब आपका जहाज अगर दुरुस्त बन चुका है, इंस्पेक्शन हो चुकी है, QC का लेवल लग चुका है, क्वालिटी कंट्रोल चेक हो चुका है, अब जाइए हवा में उड़ाइए। गिर गए तो क्या कहने, दोबारा जहाज बना लीजिएगा। लेकिन दुनिया का असूल ये है कि अगर किसी चीज की क्वालिटी कंट्रोल ठीक हुई है और हर लेवल पे उसके म्यार को सही जांचा गया है तो वो क्यों गिरेगा। ये नॉनसेंस है कि वो गिर जाए। सेंसिबिलिटी नहीं कि अगर वो चीज बिल्कुल ठीक बनी है,
हर एरिया, हर नहज, हर स्टेज को आपने बिल्कुल ठीक किया है, तो आपका खाना भी ठीक बनेगा ना जी। कैसे खराब होगा? अगर पतीली ठीक है, इंग्रेडिएंट ठीक है, आग ठीक है, मसाले ठीक है, आप ठीक है, टाइम ठीक है, तो खाना कैसे खराब होगा? नहीं हो सकता खराब। बावर्ची रोजाना खाने बनाते हैं, सैकड़ों देगा बनाते हैं, सिर्फ उनका तमाम पैमाने ठीक रहते हैं और जिन जगहों के जो जायके हैं वो वैसे ही रहते हैं। आज हलीम बनाई थी, आज भी वही जायका है, कल हलीम बनाई थी वही जगह है, 2 साल पहले भी वही जायका था, क्योंकि उन्होंने अपने बकिया तमाम चीजों को कंट्रोल कर लिया है। जब आप तमाम एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर लें तो रिजल्ट भी कंट्रोल हो जाता है। तो तमाम चीजें अगर ठीक है तो कैसे मुमकिन है कि आपकी रिसर्च नाकाम हो जाए अगर आप उसमें कोई नॉनसेंस ना कर दें? तो अगर जहाज का रुख ही यूं कर दें और जो आप बटन ऑन या ऑफ करके भूल जाएंगे क्या करना था, ऑटो करना था कि नहीं करना था, फिर तो जहाज टकरा जाएगा। रिसर्च प्रपोजल लिख लिया, अब आपको गो अहेड का सिग्नल मिल गया, अब आपने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देना। हम कहां से शुरू हुए? रिसर्च प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअलाइज करने से, फॉर्मुलेट करने से, उसके बाद रिसर्च डिजाइन पे आए, उसके बाद किस चीज पे आए? हम किस चीज पे आए? इंस्ट्रूमेंट पे आए, सिलेक्टिंग अ सैंपल पे आए, अब रिसर्च प्रपोजल पे आए, अब कलेक्शन ऑफ डाटा पे आ गए। अब हमने डाटा कलेक्शन शुरू कर दी, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। अब डाटा कलेक्शन टेक्निक्स आपको मैंने बता तो दी, बल्कि डाटा की 2 सोर्सेज हैं। हम ये बेसिक पूरा काम क्या कर रहे हैं? बेसिकली प्राइमरी सोर्स के लिए हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, तो सेकेंडरी सोर्स के लिए भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, अब चाहे सेकेंडरी सोर्स से कर रहे हो चाहे प्राइमरी सोर्स से कर रहे हो। सेकेंडरी सोर्स से कैसे डाटा कलेक्ट होता है? वो तो ऑलरेडी कलेक्टेड है। सेकेंडरी सोर्स से डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ये तो पूछ रहा हूं। डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? जब आप कंटेंट एनालिसिस करती हैं तो इंस्ट्रूमेंट पे डाटा कलेक्ट करती हैं ना, कि नहीं करती? आप 4 किताबें पढ़ के देखते हैं सर सैयद ने फला फला चीज क्या की थी और कायद-ए-आज़म ने क्या की थी, उसको आप डाटा जमा कर रहे होते हैं ना किताबें पढ़ के। तो आपने सेंसस के अंदर ये देखना था कि कराची में क्रिश्चियंस कितने रहते हैं, कराची में हिंदू कितने रहते हैं। अब आपने सेंसस के फॉर्म उठाना शुरू कर दिए, अभी वो उन्होंने कंपाइल करके नहीं निकाले, अभी मैं उनकी बात नहीं कर, आपकी बात कर रहा हूँ। आपके इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है अगर नॉन मुस्लिम है आपने फॉर्म अलग किया, हिंदू आपने टिक कर दिया, डाटा कलेक्ट हो रहा है ना सेकेंडरी सोर्स से। कोई रिसर्च रिपोर्ट है, आपने उसमें से अपना वेरिएबल के बारे में जानना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो आपने इंस्ट्रूमेंट भी वैसे ही बनाया होगा ना, इस तरह की सोर्स आपको लेनी है। कलेक्टिंग डाटा के बाद बहुत आसान, प्रोसेसिंग डाटा बहुत मुश्किल, घबरा जाएंगे आप सारे के सारे। लेकिन ये वो काम है कि जो किसी टेक्नीशियन से कराया जा सकता है। आप रेडीमेड सूट भी खरीद सकते हैं, लाजमी नहीं कि कपड़ा लेके आए परेशान घूमते रहे कौन सी है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करने के अंदर डाटा का एनालिसिस आता है, इंटरप्रिटेशन भी हम उसके साथ कर सकते हैं टेक्निकल अंदाज में। ये क्वालिटेटिव में इस तरीके से होगा कि आपने जो जमा कर लिया है अब उसको तरीके से उसको आप हजम कर रहे हैं अपने इंटरप्रिटेशन के अंदर, क्या आप उनकी बुनियादों पर अब क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। देखें एक बात तो याद रखें ना कि रिसर्च किसी नोन चीज पे तो आपने की नहीं, किसी नए फिनोमिना पे की होगी या किसी पुराने फिनोमिना को रीचेक करने के लिए की होगी। अब आपने जो जमा कर लिया है उसकी बुनियाद पे आपका ख्याल क्या बन रहा है, उसकी बुनियाद पे आपका ख्याल क्या बन रहा है। अब ये आपका डाटा मेंटल प्रोसेसिंग के थ्रू आप डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, इसके नतीजे में क्या समझ रहा हूं। मिसाल के तौर पर आप किसी घर में घुसे, दरवाजे का लॉक फंसा हुआ हो, घंटी टूटी हुई हो, कुर्सी पे जाए तो मैले कपड़े पड़े हुए हो, घर में घुसे तो चीजें इधर से उधर हो, तो क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है? क्या तो घर में खातून खाना नहीं है तो बहुत फूड़ है। यानी आपने डाटा को प्रोसेस करके क्या कंक्लूजन निकाला कि खातून खाना ठीक नहीं है। आप घर में घुसे, आपको टूटी हुई चीजें नजर आ रही है, बहुत सलीका नजर आ रहा है, आप कहते हैं यार गरीब गुर्बत है। आपने फिजिकल डाटा को देख के गुर्बत का कॉन्सेप्ट ध्यान में कैसे लिया? इसलिए कि आपने उसको प्रोसेस किया। उस प्रोसेसिंग बहुत कीमती चीजें नजर आ रही हैं लेकिन बहुत बेहंगम पड़ी हुई हैं। आपने कहा पैसे वाले तो हैं, तरीका नहीं आता इनको। ऐसा ही है ना, आप डाटा प्रोसेस कर रहे हैं ना, क्या आपने कुछ चीजें देखी और राय कायम कर ली? ये सेम रिसर्च में भी होता है कि आपने कुछ चीजें साइंटिफिकली जमा की हैं, अब राय काम करना आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है, राय काम कीजिए। राय कायम नहीं करनी थी तो रिसर्च क्यों की थी? खाना नहीं था तो पकाया क्यों था? खाना नहीं था तो पकाया क्यों था?
आप ये कह सकते हैं हमारी तो बेचने की दुकान है इसलिए लगाया था, तो कम से कम बेचना तो जरूरी था ना, कोई ना कोई काम तो जरूरी था। आपने अगर कोई काम नहीं करना तो रिसर्च क्यों की थी? इसलिए अब आपको अपने डाटा को इंटरप्रेट करना है। क्वांटिटेटिव के अंदर ट्रेंड्स आपको पता चल रहे होते हैं, उसको सिर्फ आपने अपने अंदाज में बयान करना होता है या ग्राफ्स के नतीजे में शो करना होता है। और उसके बाद जो आखिरी चीज होती है, आप अपनी रिसर्च की रिपोर्ट पूरी लिख रहे होते हैं। यहां तक क्लियर है? मुख्तसर 6 क्लासों में मैं आप लोगों को इतनी रिसर्च पढ़ा सकता हूँ। 6 महीने का मेरा सेमेस्टर है जिसको मैं आप 6 क्लासों में पढ़ाया मैंने आप लोगों को जी। अब मेरा ख्याल है कि मैंने बेसिक चीजें पढ़ा दी हैं। अब आप निटी ग्रिटीज में जाएंगे तो हर चीज के लिए है जी। सैम्पलिंग का फार्मूला छोड़ दिया, स्टैट्स है, इसकी एक शीट आती है, मुझसे ले लीजिएगा किसी वक्त, उसमें लिखा होता है सैंपल साइज क्या होगा, तो सैंपल कितने होने चाहिए, कितनी पॉपुलेशन में कितना सैंपल, उसकी एक शीट आती है, नेट पे मौजूद है जी। यहां तक कोई चीज अगर रह गई हो, हमने 8 स्टेप्स पे बात कर ली जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट तक आपको लेके जाते हैं। उसमें से हर स्टेप जो है बहुत ज़्यादा वो चीज़ मांगता है आपसे, इंपॉर्टेंस मांगता है, बहुत ज़्यादा एकेडमिक मांगता है आपकी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मुख्तसरन हमने तकरीबन तमाम चीज़ों में बात की, मुख्तसरन नहीं बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा। अब अगर किसी के जहन में ये तो हो सकता है कि हाथी छोटा है कि बड़ा, लेकिन हाथी कैसा है ये मसला क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच सकते हैं कि हाथी होता कैसा होगा, ये आपको पता है कि हाथी होता कैसा, हेवला सामने आ गया। अब उसको मजीद आपने जितना ज्यादा अपने ब्लड विजन को क्लियर करना है, खुद स्टडी कीजिए, खुद पढ़िए, खुद जानिए, आपका ब्लड विजन जो है क्लियर होता चला जाएगा। अब आप नाबीना नहीं है, अब आप अंधे नहीं है, आप टटोल नहीं सकते। अब आपको चीजों का पता है कि रैक कौन सा है, उसको मजीद क्लियर करना है, उसको मजीद इलाबरेट करना है, उसको मजीद विजन को क्लियर करना है। ये आपका अपना काम है, मैं कोई नहीं करा सकता। प्रैक्टिस कर, मिसाल के तौर पे मैं किसी को क्रिकेटिंग एकेडमी के अंदर क्रिकेट खेलने की टेक्निक तो सिखा सकता हूँ, स्विमिंग करने के तरीके बता सकता हूँ, लेकिन अच्छा स्विमर वो नहीं होता जिसने एकेडमी में 10 साल गुजारे होते हैं। अच्छा स्विमर वो होता है जिसने 1 महीने के बाद 10 महीने के पानी में गुजारे होते हैं। अच्छा क्रिकेटर वो होता है जिसने 10 मैचेस खेले होते हैं जी। केस स्टडी बड़े पोल्स में हो सकता है। जब हमें वोटिंग पैटर्न है ना, एक नोन चीज मालूम करनी है। केस स्टडी में बात जो मोस्टली होता है कि अननोन फिनोमिना को जानने के लिए उस केस को सिलेक्ट किया जाता है। नहीं, ब्रेक्जिट तो एक मास लेवल की चीज है ना, इसके लिए केस स्टडी नहीं होगी। इसके लिए क्वेश्चनायर हो सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चनायर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस जब इससे बहुत सारा कुछ लिख लिया जाएगा, अभी ब्रेक्जिट को साल भी नहीं हुआ, इस पे बहुत कम लिखा गया है, लेकिन अगर आप तमाम कॉलम्स पे लिखे हुए कॉलम्स को पढ़ लें, फिर ये समझेंगे ब्रेक्जिट तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो कोई फिनोमिना अभी अंडर डेवलप्ड है, स्टोरी डेवलप हो रही है। तो आप फ्लैश तो चला सकती हैं, तफसीली रिपोर्ट जारी नहीं कर सकती। आपने अगर फ्लैश करने के लिए कुछ करना है तो कर लें, लेकिन तफसीली रिपोर्ट तो उस वक्त आएगी जब ब्रेक्जिट का फिनोमिना मुकम्मल हो चुका होगा और अपने इम्पैक्ट दे चुका होगा। आप जैसे पास में जाके उस पर काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा सही साबित होगा कि ये तो दावा था, अब सही था कि गलत था, हालात बताएंगे। लेकिन जो कुछ लिखा गया है, देखिए ब्रेक्जिट से पहले का एक माहौल था। कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो कौन सा टाइमलाइन, जब यूरोपियन यूनियन बनी थी वो, या जब उसके खिलाफ राय बनी तब? ये इतना कंटेंट कैसे एनालाइज करेंगे आप? अल्लाह मैंने जितनी उम्र दी उसमें तो जो वसाइल हमारे पास है खासा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप अगर ये कहेंगे हमने, इसका तरीका ये है कि मैं बरतानिया के 4 बड़े अखबार सेलेक्ट कर लूँ कि उनके कंटेंट को देखना है। मैं अपनी स्टडी को जब तक लोकलाइज ना कर लूँ, बहुत पिन पॉइंट ना कर लूँ, मैं कर नहीं सकता। फिर मैं कह सकता हूँ कि बरतानिया के 4 बड़े अखबार XYZ, इनके ट्रेंड्स के मुताबिक या इनके अदारियों के मुताबिक कंटेंट एनालिसिस मैंने किया। ब्रेक्जिट की वजूहत ये हैं, ये हतमी नहीं होंगी, ये लिमिटेड है उन 4 अखबारों और आपकी राय के मुताबिक। किसी भी फिनोमिना को आप टोटली इनकैप्सुलेट उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक टोटली स्टडी ना कर लें। अगर आपकी स्टडी लिमिटेड है तो आपका दावा भी लिमिटेड है। आप ये दावा करेंगे कि इन 4 अखबारों में कंटेंट एनालिसिस के मुताबिक ये। इसमें देखें, इंटरव्यू जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन तो हो सकता है। जनरल एक आदमी जिसको पता ही नहीं है कि उसने क्यों वोट दिया, उसने सियासतदानों की मुहिम के नतीजे में वोट दिया है, तो उसको क्या इंटरव्यू करेंगे? एक्सपर्ट एनालिसिस कर लें,
वो हो सकता है, एक्सपर्ट एनालिसिस हो सकता है। अगर ऐसे लोग जो एरिया स्टडी सेंटर्स में ऐसे हो जो यूरोपियन स्टडीज़ पे नज़र रखते हों, यानी वो एक्सपर्ट क्यों हैं? मिसाल के तौर पे मैं अपने मोहल्ले के कसाई से जाके कार्डिक सर्जरी की वो नहीं ले सकता, जबकि उसने रोजाना गाय काटी है, दिल देखा होगा, तकरीबन वैसे ही प्रोसेस है, लेकिन वो उसका प्रॉपर एक्सपर्ट है कि नहीं है। तो अगर मैं एरिया स्टडी सेंटर चला जाऊं और यूरोपियन स्टडीज़ का कोई माहिर मुझे मिलता है, 1 या 2 या 3, या दुनिया में 2-3 तक मुझे एक्सेस हो जाए, उनसे मैं पूछूं, फिर इसमें ये देखूं कि उसमें जो जिससे मैं पूछ रहा हूँ क्या वो बरतानवी है या गैर बरतानवी है, क्योंकि बायसनेस भी तो होती है। एक बरतानवी माहिर से पूछूं तो कहेगा ब्रेग्जिट होनी चाहिए थी, हमारी जरूरत थी, मुमकिन है कि बायस दो, इसलिए फिर उसको मुझे 2-3 जगहों से चेक करना पड़ेगा, जितना ज्यादा मैं बेहतर अंदाज में कर सकूं। मिसाल के तौर पर सफाई की क्या लिमिट है? जितनी ज्यादा हो सके उतनी अच्छी लगती है, उतनी अच्छी है। रिसर्च की भी यही है, जितना ज्यादा कर सकें, जितना बेहतर कर सकें, जितने एरियाज मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा, जितना मीठा डाल गुड़ डाले उतना मीठा होता चला जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अपने इनिशियल रिसर्च एंडेवर्स के लिए मुश्किल काम सिलेक्ट ना कीजिए, ये सबसे बड़ी ज्यादती होती है अपने साथ। जो आदमी जहाज चलाना सीखे ना, उसे F-16 में नहीं बिठाना चाहिए, उसे मशाक तैयारी में बैठाना चाहिए। F-16 भी जहाज है, मशाक भी जहाज है, लेकिन तरबियती जहाज में और जंगी जहाज में बड़ा फर्क होता है। आप लोग पहले दिन से जंगी जहाज में बैठना चाहते हैं, तो फिर तैयारा गिरता है और आप भी गिरते हैं, वो अपने खिलाफ जंग होती है, किसी के खिलाफ जंग नहीं होती। इसलिए इनिशियल रिसर्च जो है बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही छोटे पैमाने के साथ, बहुत ही फोकस्ड, और सिर्फ आपको प्रिपेयर करने के। आपने देखा होगा नाई जब अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, सबसे पहले बच्चों के बाल कटवाते हैं उनसे, कि बच्चा इतना शोर नहीं बचाएगा अगर बाल खराब हो गए तो। छोटा प्रॉब्लम देते हैं। अगर कोई बड़े सेठ साहब के ऊपर बैठा दिया नाई ने अपने बच्चे को, तो या तो नाई नहीं रहेगा या बच्चा नहीं रहेगा, सेठ साहब अगर गुस्से में आ गए तो। इसलिए छोटे बच्चों पे ट्रेनिंग करा के फिर वो उनको बड़ों तक कटिंग तक लेके आता है। हर जगह ऐसा ही है। कसाब की दुकान पे जाए तो अपने बच्चे को पहले हड्डी से गोश्त अलग करने पे लगाता है, छुरी देके गोश्त काटने में नहीं बैठाता। जब उसकी हैंडलिंग सही हो जाती है छुरी के साथ, फिर वो उसको बड़े काम भी दे देता है। मसला टेक्निक जानने का नहीं है, मसला उसके अंदर महारत हासिल करने का है। मैं टेक्निक जान सकता हूं कि ऑपरेशन किस तरह होता है, दुनिया के तमाम के डॉक्टर हैं उसमें अच्छे बुरे किस बुनियाद पर होते हैं, तमाम को सारी टेक्निकें पता होती हैं, सबके पास महारत नहीं होती। आप माहिर ढूंढते हैं, टेक्निकी दुरुस्त नहीं ढूंढते। दुनिया महारत पे चलती है, तो आप जब तक माहिर नहीं है बड़ा टारगेट ना लें अपने लिए। पहले अपने आप को तकनीकी तौर पे दुरुस्त करते रहें। जब माहिर बन जाएं फिर करें जितने काम करने हैं आपने। पहले कोई मुश्किल टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बंदूक की मिसाल दी थी ना, कि अगर आपने शिकार शुरू किया है तो शेर के सामने खड़े होकर गोली नहीं चलाइएगा, क्योंकि अगर गलत लग गई तो फिर क्या होगा। आप गीदड़ को मार लें, आप चिड़िया को मार लें, आप किसी और परिंदे को मार लें, वो गोली खा के भाग जाएगा, शेर फिर आपकी तरफ आएगा, वो आपको खा जाएगा। इसलिए बड़ा टॉपिक आपको खत्म कर देता है, छोटा टॉपिक हैंडल हो जाता है। जी, मतलब आपको अगर इस टॉपिक को मैं छोटा करने का तरीका बताऊं, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ब्रेक्जिट के हवाले से पाकिस्तान में जो लिखा गया उसका कंटेंट एनालिसिस करना है मुझे, छोटा हो जाएगा। या आप किसी अखबार या किसी रिसाले को सिलेक्ट कर लीजिए, वो आसान हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल ना करें। जी, देख ना चढ़ाइएगा, पहले पतीली में खाना पकाएं। यहां तक कोई सवाल अगर किसी ने करना हो। हाँ, किसको समझा नहीं? ऑब्जर्वेशन। मिसाल के तौर पे आप मुझे बहुत देर से देख रहे हैं, मैं लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूं। आपका ख्याल है, आपने डाटा बनाया कि सर ने खवातीन को ज़्यादा जवाब दिया कि मर्दों को ज़्यादा जवाब दिया, आपने बना लिया। खवातीन को 5 मिनट दिए और मर्दों को सिर्फ 2 मिनट में फारिग कर दिया। अब ऑब्जर्व कर रहे हैं मुझे, मर्दों से मैं बगैर मुस्कुराए बात कर रहा हूँ, खवातीन से मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप मुझे। अगर आपके पास कोई पैटर्न मौजूद है और आप इस तरह कर सकते हैं तो ऑब्जर्वेशन है। आप क्योंकि क्लास का हिस्सा है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर आप बाहर से बैठ के कैमरे के जरिए किसी और तरीके से कर रहे होते तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाती। तो किसी चीज को देख के उसके बारे में अंदाजा लगाना, राय कायम करना ऑब्जर्वेशन है। रिसर्च के अंदर इसका बाकायदा हिस्सा होता है। हम कंट्रोल अनकंट्रोल जब काम करते हैं तो बाकायदा सिनेरियोज दे के देखते हैं कि कौन किस तरह बिहेव कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पे बच्चों को आपने ऑब्जर्व करना है कि बच्चों की खुशी का ताल्लुक अच्छे खिलौने से है या अच्छे एनवायरनमेंट में खिलौना मिलने से है। अब मैंने एक बच्चे को बहुत ही बुरी सी जगह पे अच्छा खिलौना दे दिया और देखा कि इसने कितनी देर खिलौने के साथ टाइम लगाया।
हंसा कितनी दफ़ा, खुश हुआ कि नहीं हुआ, इधर उधर लोगों को शेयर करना चाहा कि नहीं चाहा, उसको अच्छे एनवायरमेंट में कम अच्छा खिलौना दे दिया, फिर अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको। दूसरा, आप बच्चे के साथ बच्चा बन के देख लें कि बच्चा किस तरह बिहेव कर रहा है, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। मसला सारा ये है कि अगर आप किसी और को इस क्लास में भेज के उससे पूछते कि मैंने क्या पढ़ाया, तो बता तो देता, लेकिन आपको समझ आ जाती। मैंने मास्टर्स किया क्लास में पढ़ के, मैं आपको तमाम चीजें बाहर पढ़ा दूं बगैर क्लास के, तो आप मास्टर्स नहीं कर सकते, ना मास्टर्स कहलाएंगे। लिमिटेशन है, नॉलेज तो आ जाएगी आपके पास, लेकिन वो काफी नहीं है। और रिसर्चर सिर्फ रिसर्चर नहीं होता, टेक्निक पूरी नहीं कर रहा होता, वो इतना ट्रेंड होना चाहिए उसको पता हो कि किस तरह चीजों को हैंडल करना है। मिसाल के तौर पर एक नॉन ऑब्जर्वेंट आदमी है, वो उन चीजों को अकाउंट फॉर ही नहीं करता जो रिसर्चर ने करनी थी, उसने उसको गौर ही नहीं किया, इसलिए उसकी फील्ड ही नहीं है। हाँ, कोई दूसरा रिसर्चर है और वो आपके लिए डाटा जमा कर दे, ये मुमकिन है। मतलब गाय कोई भी कसाई काट दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन मजदूर आ गया तो बेड़ा गर्क कर देगा, कोई भी हो। उसे पता है गले में छुरी फेरते हैं, उसे पता है खाल उतारते हैं, उसे पता है गोश्त बनाते हैं, लेकिन गाय का हशर क्या होता है उसके बाद। किसाई को भी यही सब कुछ पता है, जो एक मजदूर को पता है गाय के बारे में, कसाई को भी वही सब कुछ पता है, लेकिन उसकी महारत पे आपको एतमाद है और उसकी उजटपन की वजह से आप उससे बदएतमादी रखते हैं। एक पेज करवाना, नहीं सिर्फ एक पेज का रिसर्च प्रपोजल बनाना, तो ये तो 7 या 8 स्टेप्स आपने बताए, कौन से स्टेप्स को भेज रहे हो प्रोग्राम आपने उससे बनाना। देखिए, मसला सारा ये है कि आपको जिस मरीज के लिए खाना बनाना है, उसको डॉक्टर ने चिकनाई मना की है, मिर्चें मना की हैं, नमक मना की है, मना क्या किया, उसके मुताबिक बैठ के हम बनाएंगे उसको। क्या आप जब रिसर्च टॉपिक रखेंगे, एक तो मैं मैथमेटिशियन हूँ नहीं, साइंसेस को थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे इसमें, उस टॉपिक की बुनियाद पर मैं देखूंगा उस टॉपिक के ऊपर कितना काम हुआ है। अगर मिसाल के तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो आप एक पेज का रिसर्च प्रपोजल कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपको कुछ ना कुछ ब्रीफ देना पड़ेगा। कोई नया टॉपिक लेके जा रहे हैं आप, फिर भी एक पेज बहुत लंबा हो सकता है, इतना लंबा एक पेज हो जाएगा, इतने से एक पेज पे तो शायद मुश्किल हो जाए। ठीक है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट अगर कोई माइंड है तो बना सकता है जी। यहां तक अगर कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो हम 6 क्लासों को सीरीज को ख़त्म करते हैं, जान छूटी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अली भाई, इसमें कोई ये टॉपिक बात होगी, गुलनाज है नेक्स्ट वीक वो करेगी, आप बता देना। आपने किया था नहीं इसको डाटा कलेक्शन पे? डाटा कलेक्शन टेक्निक्स तो मैंने बताई क्या अभी सारी, जो मैंने आपको 3 बताई मेन, ऑब्जर्वेशन, उसकी सारी डाटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं। रिसर्च प्रपोजल ये करेंगे ना इस पे, वो ठीक है, मैंने इस पे इतना टच नहीं किया, वो अगर चाहें तो इसे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट इंशाल्लाह सैटरडे को एक लेक्चर और अरेंज किया गया होगा, जो हमारी डॉक्टर गुलनाज डाटा कलेक्शन टेक्निक्स एनालिसिस पे बात करेंगी, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगी, रिसर्च प्रपोजल किस तरह बनता है, वेरिएबल्स और SPSS, उसके बेसिक के बारे में। वैसे तो इसकी आप 101 क्लासें भी ले लें तो आपके लिए कम है, यानी हमें भी आज भी पता चला कि रिसर्च पे कोई अच्छा वो हो रहा है तो हम शिरकत करते हैं, इसलिए कि कुछ भी आप चले जाए आपको नई चीज़ पता चल जाती है। कोई आदमी अपने आप को तोप समझता है ना, तो उसको मिसाइल आगे हिट कर देता है। तो आप अपने आप को कम से कम तोप ना समझें एकेडमिक्स के अंदर, कोई मिसाइल आपको हिट कर देगा। देखिए, एक तो मसला है कि आप किस मसलक की मस्जिद में नमाज़ पढ़ती हैं, वहाँ हाथ बांधने का तरीका क्या है, आपका सुपरवाइज़र आपको कितनी इजाज़त देता है। अगर आपके सुपरवाइज़र ने कहा कि हाथ ऊपर नीचे हो सकता है, तो फिर आप और तरीक़ों को भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ तो जो इमाम साहब का तरीका है वही नियत मेरी, वही तरीका मेरा, अल्लाह अकबर। इसलिए कि इमाम साहब ने आपकी नमाज़ें कबूल करवानी ना आगे। तो रिसर्च के अंदर जो आपका रिसर्च सुपरवाइज़र है, अगर वो गुंजाइश देता है तो हो सकता है। एकेडमी मेरा आना जाना रहता है, बाकी आप टॉपिक्स जमा हो जाएंगे तो बैठ कर उससे बात हो सकती है। बाकी जो आपके मौलवी साहब हैं वही बताएंगे किस तरह नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।